So, topic for the session is a Specific Relief Act 1963. आज जिस टॉपिक की बात हम लोग कर रहे हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक्सटेंशन है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा था। हमने सीखा था कि दो लोगों के बीच में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक यूजुअल काम है, आज कंपनीज ढेर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रोज डे टू डे करती हैं। तो जब कभी भी दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसा अपन एक एग्जांपल से देख पा रहे हैं कि अगर ये एक कॉन्ट्रैक्ट की बात हम लोग कर रहे हैं तो इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दो लोगों के बीच में रहता है जिसके ऊपर दोनों अग्रीड होते हैं। सपोज मैं ये मिस्टर ए की बात करता हूं और ये मिस्टर बी की बात करता हूं, तो अगर मिस्टर ए और बी के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली इनके बीच कुछ टर्म कंडीशंस फिक्स हैं जिनको दोनों ही ओबे करेंगे। और अगर ब्रीच होता है इन टर्म्स कंडीशंस का, कोई भी एक पार्टी अगर इन टर्म्स कंडीशंस को ब्रीच करता है तो इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। जैसे ही ब्रीच होता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग याद कर रहे हैं, तो एक पार्टी जो ब्रीच करता है वो तो डिफेंडेंट है, जो दूसरा पार्टी है वो अग्रीव्ड पार्टी हो जाता है। क्योंकि दूसरे पार्टी को कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होता उस टर्म कंडीशन से, और इसीलिए वो अग्रीव्ड पार्टी रिलीफ के लिए कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, बिकॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिविल नेचर का एक्ट था, लॉ था, इसीलिए सिविल लॉ में हम लोग रेमेडी ढूंढने के लिए पहुंच जाते थे। वह अग्रीव्ड पार्टी जो डिफेंडेंट है उससे रिलीफ क्लेम करता था, रिलीफ डिमांड करता था सिविल कोर्ट में जाकर। अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन इस बार रिलीफ कुछ डिफरेंट है। मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, टर्म कंडीशंस अग्रीड हुए थे। एक पार्टी ने उनमें से किसी टर्म कंडीशन को ब्रीच कर दिया है। अब अग्रीव्ड पार्टी रिलीफ की डिमांड कर रहा है, रिलीफ क्लेम करने की बात कर रहा है, कोर्ट में जाता है। इस बार भी सिविल कोर्ट ही जाएगा, सिविल सूट फाइल करेगा और रिलीफ क्लेम करेगा। तो जहां पे पहले हम लोग कंपनसेशन, रिलीफ के लिए कंपनसेशन डिमांड कर रहे थे, जब वर्ड मैं बोलता हूं कंपनसेशन, इसका मतलब है मॉनेटरी रिलीफ, मनी के टर्म्स में रिलीफ की बात कर रहे थे। इस बार वैसी बात नहीं है। इस बार जो डिमांड किया जा रहा है, इस बार मॉनेटरी रिलीफ डिमांड नहीं कर रहे। इस बार एग्जैक्ट फुलफिलमेंट, जो चीज, जिस चीज की, जो चीज का नुकसान हुआ है टर्म्स कंडीशंस में, जो चीज लॉस किया गया है, एग्जैक्टली वही चीज की फुलफिलमेंट की बात की जा रही है, एग्जैक्ट फुलफिलमेंट। अगर दोनों के बीच में एक शर्ट की बात है, मान लो तुमने शॉपकीपर से एक शर्ट परचेज किया है, तो शर्ट जो तुमको दिया जाना चाहिए था नहीं मिल पाया। अगर उसमें कोई टर्म्स कंडीशन में कहीं उसने टर्म कंडीशंस को वायलेट किया, उस टाइम पे तुमको नहीं दिया, उस तरह की चीज नहीं दिया और तुम्हारा कुछ नुकसान हुआ, तो तुम उससे जो डिमांड कर सकते थे वो कंपनसेशन मींस मनी डिमांड कर सकते थे। पर इस बार प्रॉपर्टी का नेचर कुछ इस तरह का है कि हम लोग एग्जैक्ट फुलफिलमेंट की बात कर रहे हैं। इस बार मनी उसको सब्स्टिट्यूट कर नहीं पाएगा। ये
एग्जाम्पल इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की जब बात होती है तो मनी उसका एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, कि पैसे से आप उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो इसीलिए एग्जैक्ट फुलफिलमेंट की बात की जाती है। जो कोर्ट है, सिविल कोर्ट से जो सीख किया जाता है वो एग्जैक्ट फुलफिलमेंट सीख किया जाता है, और एग्जैक्ट फुलफिलमेंट को ही स्पेसिफिक रिलीफ कहते हैं। ये वर्ड यहीं से आता है। जब मैं बात कहूँ स्पेसिफिक रिलीफ, तो तुमको समझ जाना है इस बार मनी की बात नहीं हुई है, उसी एग्जैक्टली उसी सामान की, उसी प्रॉपर्टी की बात हो रही है। अग्रीव्ड पार्टी उसी प्रॉपर्टी की डिमांड कर रहा है। कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये सब कुछ आपको आपका जो वीडियो है उसके साथ ही नोट्स के रूप में अटैच होकर मिल जाएगा। आप इसको बाद में भी नोट कर पाएंगे, या अभी भी लेक्चर के साथ आप नोट्स कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक रिलीफ कोर्ट ग्रांट करता है, और कोर्ट ग्रांट करता तो है, लेकिन हम लोगों को वो डिमांड करना पड़ेगा, तभी कोर्ट ग्रांट करता है। सो एग्रीव्ड पार्टी मस्ट डिमांड, पहली बात। सेकंड है कोर्ट में ग्रांट, वर्ड लिखा हुआ है कोर्ट में ग्रांट। में का मतलब है कि कोर्ट कई बार सरकमस्टांसेस को देखता है और एक्ट के प्रोविजंस को भी देखता है। पहले तो ये वही कोशिश करता है कि अगर मनी उसका रिलीफ हो सकता है, मॉनेटरी रिलीफ दिया जा सकता है, कंपनसेशन उसको कंपनसेट कर सकता है, तो पहला तो कोशिश कोर्ट का होगा कि कंपनसेशन दे दे, मनी के रूप में उसका रिलीफ दे दे। बट अगर मनी या कंपनसेशन उसका एडेक्वेट रिलीफ नहीं हुआ, उस केस में स्पेसिफिक रिलीफ ही ग्रांट किया जा सकेगा। एग्जाम्पल के रूप में बोला हूं, एक मैंने बताया तुमको एग्जाम्पल इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और जो ये रिलीफ ग्रांट किया जाएगा उसके लिए लॉ है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, इसके अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। साथ साथ अभी कुछ अमेंडमेंट आया था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अमेंडेड पढ़ रहे हैं। हमारे पास जो भी अभी लिटरेचर आएगा या जो भी अपन डिस्कशन करेंगे वो सब कुछ अमेंडेड करेंगे। तो अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग बिल्कुल नए एक्ट को पढ़ेंगे। ये स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अंदर कुछ हाईलाइट मैंने रखा है, और काफ़ी कुछ आप जाके आगे इसी एक्ट में पढ़ते जाएंगे। सेक्शन 20 के ऊपर 20A, 20B, 20C इस तरह से आप पढ़ेंगे तो उस समय आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जस्ट एक हाईलाइट है कि 1 अक्टूबर 2018 को ये अमेंडमेंट इफेक्टिव हुआ था। और क्यों लाया गया था? पहले से कोर्ट के पास कुछ ज़्यादा ही डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया था एक्ट में, जिसको नैरो डाउन किया गया। अगर कोर्ट हर बात पे अपना डिस्क्रिशनरी पावर ही यूज़ करेगा तो एक्ट को जिस पर्पज़ के लिए स्पेसिफिक रिलीफ देने के लिए एक्ट को एस्टेब्लिश किया गया है, इनेक्ट किया गया है, तो फिर वो पर्पज़ पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कोर्ट है उसको थोड़ा कम कर दिया गया, और पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट लाकर उन डिस्क्रिशन को थोड़ा सा कम किया है। और जहां कहीं भी स्पेसिफिक रिलीफ दिया जा सकता है एज पर एक्ट, तो जनरल रूल के रूप में उसको स्पेसिफिक रिलीफ दिया जाना चाहिए। एक्सेप्शन में, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज में ही जाना चाहिए। एक वाइटल चेंज सेक्शन 20 में आया है। सेक्शन 20 में काफ़ी कुछ चेंजेज है। तो सेक्शन 20 का हम लोग जब जिस समय चर्चा करेंगे अपने को पता लगेगा और ज़्यादा कि हम लोगों को अमेंडमेंट एक्ट 2018 से और क्या क्या मिला है। तो ये जैसे सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हमको वहीं से मिला है, सेक्शन 20 से ही मिला है। पहले क्या था कि जब टर्म्स कंडीशन ब्रीच हुआ तो डिफेंडेंट से क्लेम कर रहे थे कि तुम हमको रिलीफ दो। जो रिलीफ कोर्ट से हम ग्रांट कर रहे हैं वो हम कह रहे थे
कि ये डिफेंडेंट हमको प्रोवाइड कराए। बिकॉज डिफेंडेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है तो एग्रीव्ड पार्टी उस परफॉर्मेंस को या तो थर्ड पार्टी से या अपने किसी एजेंसी से ही उसको कंप्लीट करवा सकता है, परफॉर्म करवा सकता है। ये एक्ट के अंदर एक नया एग्रीव्ड पार्टी को नया एक रिलीफ दिया गया है, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। तो जब वो परफॉर्म करवाएगा किसी थर्ड पार्टी से, अपने किसी एजेंसी से, उस समय जो उसको खर्च होगा उस खर्च को रिकवर कर सकता है और डिफेंडेंट से रिकवर भी कर सकता है, जो कॉस्ट होगा वो सब भी रिकवर कर सकता है और साथ साथ कंपनसेशन देने की भी बात हुई है। इसके अलावा अगर मान लो कुछ और भी नुकसान हुआ हो एग्रीव्ड पार्टी का, तो इन एक्सपेंसेस और कॉस्ट के अलावा वो कंपनसेशन भी डिमांड कर सकता है, डिफेंडेंट से कंपनसेशन भी डिमांड कर सकता है। इसके अलावा भी स्पेशल कोर्ट भी है, स्पेशल कोर्ट की भी का प्रोविजन भी लाया गया है। ये सब कुछ भी हम लोग आगे सेक्शन 20 में जाके पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा जस्ट मैंने हाईलाइट बताया था। एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, एक्ट का ऑब्जेक्टिव है स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट करना। स्पेसिफिक रिलीफ की जब भी मैं बात करता हूँ, आपको अब दिमाग में एग्जैक्टली आ जाना चाहिए कि एग्जैक्ट वही चीज़, जो चीज़ हमने खोया है, जो चीज़ हमने जिस चीज़ के ऑब्लिगेशन की बात किया था और उसको डिफेंडेंट ने उस ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया है, हम उसी एग्जैक्ट फुलफिलमेंट की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक रिलीफ मीन्स एग्जैक्ट फुलफिलमेंट। इस एक्ट के अंदर जब मैं बोला ये एक्ट, तो इसका मतलब है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 along with अमेंडमेंट एक्ट 2018। जो इसके अंदर हमारा स्कोप है कि हम लोग किन किन सब्जेक्ट को कवर करते हैं इस एक्ट में, तो ये सब है जिसको आगे जाके सीखेंगे। ये रिकवरिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन भी बताया गया है, कहाँ से कहाँ तक। इसके अलावा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, रेक्टिफिकेशन, इंस्ट्रूमेंट का रेक्टिफिकेशन, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। एक तो है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी गलती ना हो, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट। सो रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, और इसके अलावा डिक्लेरेटरी डिक्री। हम लोगों ने कई बार इस वर्ड को सुना है, तो आगे भी इसकी चर्चा करेंगे। सेक्शन 34 पे जब पहुंचते हैं तो हम लोग कुछ वैसे क्रेडिटर की बात करेंगे जो कोर्ट से इसका ऑर्डर सीक करते हैं, तो इनकी चर्चा होगी सेक्शन 34 पे, डिक्लेरेटरी डिक्री। इंजंक्शंस, स्टे ऑर्डर की भी बात करेंगे, तो जब सेक्शन 36 पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे इसकी चर्चा करेंगे। अच्छा, अलग अलग दूसरे भी एक्ट में स्पेसिफिक रिलीफ से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट मैटर रखा गया था, अभी भी है, और वो अलग अलग एक्ट को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जैसे टोपा में अगर बात करें तो मोर्टगेजर या मोर्टगेजी से रिलेटेड स्पेसिफिक रेमेडीज का भी प्रोविजन है, और अगर पार्टनरशिप एक्ट की बात करें तो डिसोल्यूशन एंड अकाउंट से रिलेटेड स्पेसिफिक रेमेडीज की भी बात है। तो और भी दूसरे एक्ट हैं जहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ की चर्चा है, लेकिन ये जो हमारा एक्ट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वो उसके अंदर हमने क्या क्या कवर करना है वो सब कुछ आपको ये यहाँ से यहाँ तक जिस्ट पता लग चुका है, यही कुछ हमारा स्कोप है। तो आइए अब शुरू करें। जब पता लग गया कि स्कोप किन किन चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, तो हम लोगों को अब क्या सीखना है, अब सीखना है हु मे ऑब्टेन। पार्टी की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन ऑब्टेन कर सकता है, पार्टी। तो कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट याद रखना है।
कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्टीज होगा वो उनका रिप्रेजेंटेटिव बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियरी कह सकते हैं, बेनिफिशियरी ये सब लोग पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। या तो पार्टी है या कंपनी है तो कंपनी अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देता है। कई बार पर्सन अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देता है पावर ऑफ अटॉर्नी देकर, और भी कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट देकर अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है। बेनिफिशियल ओनर है, बेनिफिशियरीज जिसको कहते हैं, ट्रस्ट और बेनिफिशियरीज, पार्टी के जो कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए हो रहा है, जिसके फेवर में, जिसके बेनिफिट के लिए, वो बेनिफिशियरी की बात हो रही है। इसके अलावा रिमाइंडर मैन, ये वर्ड पीछे भी हम लोग सीख चुके हैं टोपा में। रिमाइंडर मैन एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, रिमेनिंग इंटरेस्ट की बात हो रही है। रिमाइंडर मैन का मतलब है रिमेनिंग इंटरेस्ट। हम लोग कुछ और बात नहीं कर रहे हैं, रिमेनिंग इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है और ये मिस्टर सी है। ए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बी को फॉर लाइफ, और उसके बाद बी के लाइफ के बाद टू मिस्टर सी को। तो ये रिमेनिंग इंटरेस्ट मिस्टर सी तक पहुंचता है। बी जब तक है तब तक एंजॉय करेगा लाइफ टाइम तक उस प्रॉपर्टी को, और जब बी नहीं रहेगा उसके बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगा टू मिस्टर सी को। ये अब्सोल्यूट ओनर था, उसने ट्रांसफर किया टू बी को फॉर लाइफ, और जो रिमेनिंग इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में बच गया वो पहुंच गया टू मिस्टर सी। तो सी इज द रिमाइंडर मैन, रिमेनिंग इंटरेस्ट। एक और भी पार्टी है, वो है रिवर्जनर। सो रिवर्स वर्ड बोलते थे पहले भी, कई बार यूज करते हैं रिवर्स, उसी से बना है रिवर्जनर। रिवर्स मिस्टर ए है जो अब्सोल्यूट ओनर है, अगर मिस्टर बी को लीज पे प्रॉपर्टी देता है फॉर 5 ईयर्स 10 ईयर्स, तो जब तक बी के पास लीज है तब तक तो बी के पास है, और जैसे ही लीज ओवर होगा, वो 5 ईयर्स या 10 ईयर्स का टाइम पीरियड खत्म होगा, प्रॉपर्टी रिवर्ट कर जाएगा वापस टू मिस्टर ए को, ओरिजिनल ओनर के पास वापस। तो ये रिवर्स हो जाएगा। या मान लो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सर्टेन टर्म कंडीशन के बेसिस पे दिया टू मिस्टर बी को, मिस्टर बी उन टर्म्स कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है, तो जैसे ही उन टर्म्स कंडीशंस को ब्रीच करता है, इमीडिएटली प्रॉपर्टी बी से मिस्टर ए के पास रिवर्स हो जाता है, रिवर्स। तो जैसे ही रिवर्स होता है, यहाँ पे ए इज रिवर्जनर। अगर दो एलएलपी का अमलगमेशन हो तो जो नया एलएलपी है वो भी पार्टी होगा। कंपनी, दो कंपनियों का अमलगमेशन हो तो जो नया कंपनी होगा वो भी पार्टी होगा। और एक वर्ड कंपनीज एक्ट में भी पढ़ते थे, वो है प्रमोटर इन केस ऑफ अ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो होता है जो कंपनी को प्रमोट करता है, जिसके दिमाग में कंपनी को या बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करने का आइडिया आता है, और कंपनी के बनने से पहले के सारे स्टेप्स वो इनिशिएट कराता है। तो कंपनी जब बन जाती है तो कंपनी के बनने के बाद जितने भी खर्चे हुए रहते हैं कंपनी को बनाने में, वो प्रमोटर कंपनी के बोर्ड के सामने उन सारी बातों को रखता है, उतने खर्चों को रखता है, और अगर कंपनी इसको एक्सेप्ट कर लेती है कंपनी का बोर्ड, तो ये खर्चे, और कंपनी जब तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ तब तक तो कंपनी एक न्यू एंटिटी बन जाता है। प्रमोटर और उस कंपनी के बीच में कोई रिश्ता है या नहीं, ये कई बार क्वेश्चन मार्क में आ जाता है। हम लोग कंपनी लॉ में भी पूछते थे कि क्या वो प्रमोटर और वो कंपनी ट्रस्टी और बेनिफिशियरी है, क्या एजेंट और प्रिंसिपल है? तो हम लोग कहते थे नहीं, जब तो प्रिंसिपल ही नहीं तो एजेंट कैसा।
जब तो बेनिफिशियरी नहीं तो उसका ट्रस्टी कैसा, लेकिन एक रिलेशन था, फिडुशियरी रिलेशन, बोलते थे कि फिडुशियरी रिलेशन में है, वर्ड है फिडुशियरी रिलेशन। अब जो प्रमोटर है वो और जो नई कंपनी बनी है वो, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो फिडुशियरी रिलेशन है। और अगर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को एक्सेप्ट कर लेता है, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये कंपनी के ऊपर बाइंड हो जाता है। अब अगर ये ब्रीच हुआ तो जो प्रमोटर है वो कंपनी के अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है। इससे पहले दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं था, और इवन दो प्रमोटर ने खर्चे किए थे पर फिर भी ये एक्सपेंसेस कंपनी के ऊपर बाइंड नहीं था। पर अगर कंपनी का बोर्ड इन प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को एक्सेप्ट कर ले तो फिर ये बाइंड हो जाता है। इफ एक्सेप्ट it will bind. It will bind the board of directors. कंपनी के बोर्ड को इट विल बाइंड। और अगर इसका ब्रीच हुआ तो ब्रीच होने पे प्रमोटर में सू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये कंसेप्ट आ गया। आप लोगों ने सब 1 to 8 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कुछ जो सेक्शन है, हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, रिप्रेजेंटेटिव, बेनिफिशियल ओनर या बेनिफिशियरीज, रिमाइंडर मैन, रिवर्जनर, अमल, न्यू LLPs, शॉर्टकट में ऐसे याद रखेंगे, न्यू कंपनी एंड प्रमोटर इन केस ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। अब है कि पर्सन अगेंस्ट हूं। एक तो कौन पर्सन सू कर सकता है, कौन एक्शन ले सकता है, लेकिन भाई पर्सन अगेंस्ट हूं, किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट हूं स्पेसिफिक रिलीफ की डिमांड की जा सकती है, ये भी तो क्वेश्चन है। या कैन नॉट, यहाँ पे ये जो सेक्शन है वो कह रहा है कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, किसके अगेंस्ट में नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता है तो किसके अगेंस्ट में नहीं लिया जा सकता। तो सबसे पहले हमने सेक्शन 20 को, सेक्शन 20 अभी थोड़ी देर पहले भी सीखा था थोड़ा सा, उसके बारे में हमने कहा था कि एक नया कॉन्सेप्ट अमेंडेड सेक्शन से लाया गया है, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का। तो अगर सब्स्टिट्यूट हो गया परफॉर्मेंस तब कैन नॉट, देन कैन नॉट, सो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। तो जब ये कंप्लीट हो गया, अगर आपका जो रेमेडी है वो सब्स्टिट्यूट हो गया, रेमेडी सब्स्टिट्यूट हो गया परफॉर्मेंस से, तो कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। या अगर जो क्लेम कर रहा है, बोलने से जो कंप्लेनेंट है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, या जो पार्टी उसको परफॉर्मेंस को पूरा करेगा, जो डिफेंडेंट है, कोई भी पार्टी इनकेपेबल हो जाए परफॉर्मिंग, अपना ड्यूटी पूरा करने के लिए इनकेपेबल हो जाए, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है जब पार्टी इनकेपेबल हो जाता है
इनकैपेसिटी में आ जाता है। तो इनकैपेसिटी जैसे अगर वो बातों को नहीं समझ पा रहा है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, ल्यूनेटिक हो जाता है, इन सब हालत में परफॉर्मेंस, अगर वो इनकेपेबल हो गया है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए अग्रीव्ड पार्टी ही अपना इसेंशियल टर्म्स को वायलेट कर जाए, वायलेट्स इसेंशियल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड का एक्ट आ जाए, फ्रॉड का एलिमेंट आ जाए, एक्ट्स इन फ्रॉडुलेंट मैनर, तो उसको आप स्पेसिफिक रिलीफ से जोड़ नहीं पाएंगे, तब कोर्ट के सामने फ्रॉड का सूट फाइल करेंगे। नॉट इंटाइटल्ड टू रिकवर कंपनसेशन, जो अग्रीव्ड पार्टी है वो अब खुद इंटाइटल्ड नहीं रहा उस चीज़ के लिए कि वो डिफेंडेंट से कंपनसेशन सीख कर पाए, रिकवर कर पाए। रॉन्गफुल मैनर में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज किया गया, तो रॉन्गफुल मैनर, वर्ड है रॉन्गफुल मैनर, अगर ये नहीं होता तो फिर हम लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सीख कर सकते थे, बट वर्ड आया है रॉन्गफुल मैनर। फेल्स टू प्रूव इधर ही हैज परफॉर्म्ड और हैज बीन रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म, अगर ऐसा बात रहे फेल्स टू प्रूव, तब भी जाकर ये कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्स नहीं हो सकता इन सब केसेस में। सेक्शन 20 अगर अप्लाई हो गया, पर्सन पार्टीज इनकेपेबल हो जाए, जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस है उसको वायलेट किया जाए, फ्रॉड का एलिमेंट आ जाए, पार्टी जो रिकवर करने वाला है वो इंटाइटल्ड न रहे, टर्म्स एंड कंडीशंस को रॉन्गफुल्ली चेंज किया जाए, या इसको प्रूव करना मुश्किल हो जाए, फिर आप प्रूव ना कर पाए। आइए सेक्शन 5 to 8 में जो बात की गई है वो है रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जो हम लोगों ने कहा कि हमारे स्कोप जो है, तो सेक्शन का जो स्कोप है वो शुरू हो जाता है। तो सेक्शन 5 to 8 में जो डिस्कशन है वो है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की। सो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा 5 से कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे इसके लिए एक चार्ट बना लिया है, और उस चार्ट से अपन समझने का कोशिश कर रहे हैं कि ये सेक्शन हमारे को कैसे मदद करेगा सीखने में। सो सेक्शन 5 जो बात कर रहा है, सेक्शन 5 बोल रहा है रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने जहां आईपी लिखा है इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो सेक्शन 5 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल। अभी सिर्फ सेक्शन याद रखना है, बाकी डिटेल हम लोग मैट के साथ ही पढ़ेंगे। और सेक्शन 6 है वो रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की ही बात है, तो इस बार है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ पोजीशन, ये पोजीशन की बात है। इसके बाद स्पेसिफिक रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो सेक्शन 7 जो है और सेक्शन 8 जो है वो दोनों मूवेबल प्रॉपर्टी की बात है, और सेक्शन 5 और 6 जो है वो दोनों इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोविजन है। तो सेक्शन 5 में हमने कहा रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ टाइटल, और 6 में कहा ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ पोजीशन। लाइकवाइज दो प्रोविजन है, सेक्शन 7 ये रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है, और सेक्शन 8 में जो है वो थोड़ा सा प्रोविजन चेंज होता है, और वो लायबिलिटी ऑफ पर्सन्स हुई इन पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट नॉट द लीगल ओनर की बात करते हैं। आइए अब वापस हम लोग मैट के ऊपर चलें, हम लोग मैट से भी सीखने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा बहुत आप लोगों को
ये हाईलाइट जो कर दिया गया ये सब हाईलाइट कर लेंगे। ये कुछ डिस्कशन कर चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट पहले टर्मिनोलॉजी था उनको अपन थोड़ा डिटेल में बात कर चुके हैं। अब यहाँ पहुँच चुके हैं सेक्शन 5 से 8 में। मैंने कहा सेक्शन 5 और 6 बात करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी की। देखो पहले तो मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, प्रॉपर्टी में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टाइटल और दूसरा होता है पोजीशन। टाइटल का मतलब है ओनरशिप, टाइटल का मतलब है ओनरशिप, और पोजीशन, उसको पोजेस करने को पोजीशन कहते हैं। आप ओनर हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के, आप जिस घर में रह रहे हैं हो सकता है आप उसका ओनर भी हैं और आप उसमें रहते हैं, इसका मतलब है टाइटल भी आपके पास है, पोजीशन भी आप ही के पास है। आपने अपने घर का एक हिस्सा रेंट में दे दिया है, इस समय टाइटल तो आपके पास है पर पोजेज आप नहीं कर रहे हैं, पोजेज कोई और कर रहा है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि डिफरेंस बिटवीन टाइटल एंड पोजीशन। टाइटल मतलब लीगल राइट है, ओनरशिप है, और पोजीशन उसको पोजेज करने को कहते हैं, इनहेरिट करने को कहते हैं। तो सेक्शन 5 कहता है कि अगर आपको आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोज कर दिया गया, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी आप ही की है, इमूवेबल प्रॉपर्टी आप ही की है, जगह जमीन आप ही का है, लेकिन आपको डिस्पोज कर दिया गया है, आपके पास टाइटल है, आप ओनर हैं। सेक्शन 5 टाइटल की ही बात करता है कि आप टाइटल है, आप ओनर हैं, और आपको ही आपकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया, आप ऐसा समझिए। तो अब आप सिविल कोर्ट में रेमेडी ढूंढने जाएंगे। इतना तो आपको पता हो चुका है कि मैं बात जो कर रहा हूँ वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही आगे प्रोसीड किया था, तो मैंने तभी कहा था कि ये सब सिविल कोर्ट की बात होगी और सब सिविल सूट में ही चलेगा, सिविल प्रोसीजर कोड ही लगेगा। तो अब आपके पास उस प्रॉपर्टी को रिपोज करने का, अभी तो डिस्पोज किया गया आपको आपकी प्रॉपर्टी से, तो आपको रिपोज करने के लिए, उस प्रॉपर्टी में वापस पहुंचने के लिए आपके पास जो तरीका है वो सिविल प्रोसीजर कोड ही देगा, याद रखना है। और कब तक आप सूट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, कब तक जा सकते हैं, तो ये लिमिटेशन एक्ट भी साथ में बोलता है, और यहाँ पर सेक्शन 5 भी यही बात बोल रहा है, 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन। टाइमलाइन याद रखना। छोटा सा एक्ट बताया, बहुत ज़्यादा आपको कुछ बताया नहीं। अब दूसरा, इस बार मैं पहले ही आपको याद करा चुका हूँ कि 5 में बोला था ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ टाइटल, और दूसरा इस बार बोलूँगा पोजीशन। सेक्शन 6 रिकवरी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ पोजीशन की बात कर रहा हूँ। मीन्स आप पोजेज कर रहे थे प्रॉपर्टी को, आप रेंट में रह रहे थे प्रॉपर्टी में, तो आप रेंट में रह रहे थे तो आप तो टाइटल नहीं था आपके पास, लेकिन आपके पोजीशन में था। और हुआ क्या, आपको डिस्पोज्ड कर दिया गया। कैसे डिस्पोज्ड कर दिया गया? लॉ के ड्यू कोर्स को फॉलो नहीं किया गया, आपको जबरदस्ती आपके जो टर्म कंडीशंस है उस टर्म कंडीशंस को अनदेखी करते हुए, उसको वायलेट करते हुए आपको उस प्रॉपर्टी से डिस्पोज्ड कर दिया गया। तो ठीक तो नहीं ही किया गया, बात तो है। पॉइंट नंबर 1, अब प्लेंटिफ, आप हैं प्लेंटिफ, आप ही तो प्लेंट लगाएंगे। सिविल कोर्ट में जाके प्लेंट जो लगाता है वो प्लेंटिफ होता है। एक्चुअली एग्रीव्ड पार्टी प्लेंट लगाता है, आप दुखी हैं, एग्रीव्ड पार्टी हैं, इसीलिए आप प्लेंट लगाएंगे। तो प्लेंटिफ वॉज इन एक्चुअल एंड लीगल पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, टर्म कंडीशन हुआ था, इसीलिए आप लीगल पोजीशन में थे और एक्चुअली आप पोजेस कर रहे थे। ये लिखना है एग्जाम में, एक्चुअल एंड लीगल पोजीशन। पॉइंट नंबर 2, बट अभी क्या हुआ है, अभी आपको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया, आपको डिस्पोज कर दिया गया, आपको उस प्रॉपर्टी से उठाकर बाहर कर दिया गया, डिस्पोज कर दिया गया है विदाउट हिज कंसेंट। कंसेंट होता तब क्या बात है, तब तो कोई बात ही नहीं। एंड विदाउट फॉलोइंग द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ,
टर्म कंडीशंस को बिना फॉलो किए हुए। टर्म कंडीशंस में लिखा रहा होगा कि आपको इतने टाइम का नोटिस दिया जाता है, नोटिस नहीं दिया गया और बिना नोटिस दिए ही ड्यू कोर्स ऑफ लॉ का जो भी मेथड बताया गया उस प्रोसीजर को बिना फॉलो किए हुए, तब क्या करेंगे? तो फिर जाएंगे सिविल कोर्ट ही। ये सारा मामला सिविल प्रोसीजर कोड का ही है। कितने समय में जाएंगे? विद इन 6 मंथ ऑफ डिस्पोजिशन। इस बार टाइमलाइन 12 ईयर का नहीं है, 6 मंथ का है, ध्यान रखो। एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, नो सूट अगेंस्ट अंडर सेक्शन 6 कैन बी बाउट अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इस तरह का एक्शन आप नहीं ले पाएंगे, आप सिविल कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। और जो कोर्ट का जो भी ऑर्डर रहेगा उस पर कोई अपील या रिव्यू, सेक्शन 6 के अंदर जो ऑर्डर आया है उस पर न तो अपील न ही रिव्यू पॉसिबल है, अलाउड है। तो ये सब कुछ आप ध्यान रखें। अब आ जाइए सेक्शन 7 में बात करते हैं। और सेक्शन 7 कहता है इस बार मूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोज्ड कर दिया गया है, स्पेसिफिक रिलीफ ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो आप मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन में थे और आपको उस मूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोज्ड कर दिया गया है, तो फिर हाँ, सिविल प्रोसीजर कोड ही फॉलो होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा ये पूरा एक्ट ही सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर है, तो आप सिविल कोर्ट में जा सकेंगे। रॉन्गफुली आपको डिस्पोज कर दिया गया है, डिस्पोजेस्ड कर दिया गया है, लेकिन कुछ इनके पहले इंग्रेडिएंट्स है कि रिकवरी का जो सूट फाइल करेंगे वो कभी सस्टेनेबल होगा जब वो प्रॉपर्टी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो असर्टेनेबल और आइडेंटिफिएबल होगा। तो अगर असर्टेनेबल और आइडेंटिफिएबल है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा बात है ये आप राइटफुल आप पोजीशन में थे, आपके पास वो राइट था कि आप उसको पोजेस करते उस मूवेबल प्रॉपर्टी के, या आप उसके ट्रस्टी थे। ट्रस्टी भी अलाउड है, ट्रस्टी में ऑल्सो सू फॉर पोजीशन। सो अगर आप टेम्पररी आप उसके पोजीशन में थे तब भी, या स्पेशल पोजीशन में थे तब भी आप सूट फाइल कर सकते हैं। सारा पॉइंट टिक किया गया है, आपको इन सबों को ध्यान रखना है, इन सबों को टिक करना है, ये ना सब आपको, आप स्पेशल या टेम्पररी राइट, तो अगर ऐसा है तब भी, फॉर द टाइम बीइंग थे तब भी, ट्रस्टी आप ट्रस्टी के पोजीशन में थे तब भी, इन सबों में आपके पास राइट है कि आप सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो करते हुए सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। अब एक और सेक्शन है, सेक्शन 8। ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इस बार एक्चुअली लायबिलिटी बताया गया है उस पर्सन का जो मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन में तो है लेकिन एक्चुअली वो उसका लीगल ओनर नहीं है, वो उसका लीगल ओनर नहीं है। तो लीगल ओनर नहीं है तो हमारे को सेक्शन 8 अप्लाई करता है। और सेक्शन 8 कहता है कि ये कंडीशन को देखिए, पहले फॉलो होना चाहिए, मस्ट बी सेटिस्फाइड। जो डिफेंडेंट है, हम लोग तो अग्रीव्ड पार्टी हैं, लायबिलिटी तो उस पर्सन का है जो डिफेंडेंट है। तो डिफेंडेंट हैव द पोजीशन या कंट्रोल ऑफ दैट मूवेबल प्रॉपर्टी। बात हो रही है मूवेबल प्रॉपर्टी की, तो जिस पर्सन के पास वो मूवेबल प्रॉपर्टी जिसके पोजीशन में है वो डिफेंडेंट, तो उसके पोजीशन में होना चाहिए। ठीक है सर, पोजीशन में है, उसके कंट्रोल में है, लेकिन सेक्शन 8 तो बोला था कि ही इज़ नॉट द लीगल ओनर। हाँ, तभी सेक्शन 8 लगा पाते हैं, नॉट द लीगल ओनर, नॉट द ओनर ऑफ दैट मूवेबल प्रॉपर्टी। देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, तो रिकोर्स ये अवेलेबल है, रिकोर्स है कि प्लेंटिफ हैव द राइट टू इमीडिएट पोजीशन। तो लॉ आपके पास उस मूवेबल प्रॉपर्टी को रिस्टोर कराने के लिए सेक्शन 8 के अकॉर्डिंगली आप सूट फाइल करेंगे तो आपके पास रिस्टोर होगा, क्योंकि जिस पर्सन के पास है
जिस डिफेंडेंट के पास है वो एक्चुअली इसका ओनर नहीं है, तो इमीडिएट पोजीशन ऑफ द लीगल ओनर तक पहुंचेगा। सेक्शन 8 को अप्लाई होने के लिए कुछ कंडीशन सब जो है उन सबों को पढ़ लीजिए। द एबव कंडीशन सेटिस्फाइड, डिपेंडेंट कैन बी कंपेल्ड टू डिलीवर द प्रॉपर्टी टू द प्लेंटिफ इन द फॉलोइंग केसेस। फॉलोइंग केसेस का मतलब यही है, ये वही इन बातों को प्रूव कर रहा है कि ही इज नॉट द लीगल ओनर। बट लीगल ओनर नहीं तो इधर ही वॉज पोजेसिंग इन द कैपेसिटी एज ए एजेंट और ट्रस्टी। और हम लोग बात कर रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की, और इस बार कर रहे हैं कि वही मूवेबल प्रॉपर्टी प्लेंटिफ को रेस्टोर हो। इस बार कंपनसेशन की बात नहीं कर रहे हैं। शुरुआत में सीख रहे थे तो कहा कि मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कोर्ट कंपनसेशन देता है, यही रूल है। लेकिन इस बार उस मूवेबल प्रॉपर्टी को ही रेस्टोर करने की बात कर रहा है, क्योंकि कंपनसेशन इसके लिए एडेक्वेट रेमेडी नहीं होगा। एडेक्वेट रेमेडी अगर होता तो कंपनसेशन ही ग्रांट करता कोर्ट। इसके बाद नॉट पॉसिबल टू असर्टेन द डैमेजेस सफर्ड बाय द लॉस ऑफ आर्टिकल। ये सभी उसके कंडीशंस है कि अगर उस आर्टिकल का नेचर ऐसा है कि उसका लॉस को असर्टेन करना, उससे रिलेटेड डैमेजेस को असर्टेन करना बहुत पॉसिबल नहीं होगा। तो मान लो कोई बेशकीमती सामान है, कोई बहुत ही वैल्यूबल ऑर्नामेंट है, कोई वैल्यूबल स्कल्पचर है, कोई इस तरह का कहीं पे म्यूजियम से खरीदा हुआ कोई बहुत पुराना मूर्ति है। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो वो 400 बैक का कोई आपने मूर्ति खरीदा था तो वो चीज़ कोई दूसरे पैसे से या मूर्ति से आप उसको, या पेंटिंग आपने खरीदा, उस चीज़ को पैसे से कंपनसेट किया जा सकता है। उसका अपना एक वैल्यू है, अपना एक इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ऐसा है कि उसको मनी उसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता। मॉनेटरी कंपनसेशन उसके लिए एडेक्वेट रेमेडी नहीं है। इसीलिए कोर्ट रेस्टोर कराने की कोशिश करेगा, रेस्टोर करने का ऑर्डर पास करेगा और स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट करेगा। और पोजीशन वॉज रॉन्गफुल्ली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ। रॉन्गफुल्ली एक पर्सन से दूसरे तक पहुंचा है। ये सब एग्जाम्पल है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है, जेड गॉट पोजीशन ऑफ एन आइडोल बिलोंगिंग टू ए फैमिलीज एंड ऑफ विच ए इज द प्रॉपर कस्टोडियन, देन जेड में बी कंपेल्ड टू डिलीवर द आइडोल टू ए। तो इस तरह की चीज़ों में स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट किया जा सकेगा। अब सेक्शन 9 से 25 तक चलते हैं। ये कह रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको कहा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है एग्जैक्ट फुलफिलमेंट, इक्विटेबल रेमेडी। जो चीज़ खोया गया है, जो चीज़ डिस्पोज किया गया है, वही चीज़। तो द सब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। जब हम लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को सीखने चलते हैं तो एक्चुअली हमारे को पूरा सब्जेक्ट मैटर इन सब्जेक्ट्स में सब डिवाइडेड होता है। एक तो कि पहले ये जानना कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जिसके अगेंस्ट में इन्फोर्स कराया जा सकता है। फिर उन कॉन्ट्रैक्ट्स को समझना जिसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं इन्फोर्स कराया जा सकता है। डिफेंसेस क्या लिए जा सकते हैं और कौन कौन से पार्टीज़ हैं जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए इन्फोर्स किए जा सकते, कौन कर सकता है, कौन इस तरह का सूट फाइल कर सकता है, इंटाइटलमेंट के लिए सूट फाइल सिविल कोर्ट में ला सकता है, सस्टेनेबल होगा कौन सा सूट। तो उस पार्टीज़, वो डिफेंसेस, वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स होंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं होंगे। बेसिकली अपन समझ चुके हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी का भी केस हो, लेकिन
वो इतना वैल्यूबल है कि उसको मॉनेटरी रिलीफ एडेक्वेट रेमेडी उसके लिए नहीं होगा तो स्पेसिफिकली इन्फोर्स होगा, अदरवाइज मॉनेटरी रिलीफ ही दिया जाएगा। पार्टीज वगैरह सीख चुके हैं, बाकी लॉ से हम लोग बाकी प्रोविजंस को भी सीख रहे हैं। तो अब बात कर रहे हैं कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको स्पेसिफिकली इन्फोर्स कराया जाएगा। सेक्शन 10 की इसी की बात कर रहा है। और मैंने अभी अमेंडमेंट एक्ट को भी आपको बताया था, सिखाया था। मैंने कहा था कि अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली इस बात के ऊपर ही एम्फेसाइज किया गया है कि कोर्ट के पास बहुत ही कोर्ट का जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसको बहुत नैरो डाउन किया गया है। हमेशा वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज में ही जाकर स्पेसिफिक रिलीफ नहीं ग्रांट करेंगे, बल्कि जो प्रोविजंस ऑफ द लॉ है अकॉर्डिंगली जहां भी स्पेसिफिक रिलीफ दिया जा सकता है तो देना है। तो सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 कहता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। एक्ट के हिसाब से जहां भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्सेबल होगा कोर्ट उसको ग्रांट करेगा। लेकिन किस किस केस में ये इन्फोर्सेबल नहीं है, स्पेसिफिक रिलीफ नहीं मिलेगा? आपको ये 3 सेक्शन याद कर लेना। सेक्शन 11 सब सेक्शन 2, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16, इसमें स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट नहीं होगा। ये सब्जेक्ट टू है, वर्ड सब्जेक्ट टू का मतलब है इसमें स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट नहीं होगा। तो 11 सब सेक्शन 2 में नहीं होगा, 14 में नहीं होगा, 16 में नहीं होगा। करेक्ट है सर? 11 को सीख लेते हैं। तो 11 सब सेक्शन 2 में ग्रांट नहीं होगा। तो 11 यही सिखा ही रहा है, कह रहा है कि 11 का केस है ट्रस्ट से रिलेटेड, ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विद ट्रस्ट। ट्रस्ट तो समझते हैं हम लोग, ट्रस्ट और बेनिफिशियरी। ट्रस्ट बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए वर्क करता है। तो 11 सबसेक्शन 1 कहता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्सेबल होगा when the act agrees to be done in is in the performance wholly or partially of a trust। तो अगर ट्रस्ट में रखा गया है तभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट किया जाएगा। तो अगर कोई पर्सन ट्रस्ट में है और बेनिफिशियरी के लिए जो भी काम उसको करना है वो अगर ब्रीच कर रहा होगा टर्म्स कंडीशंस को, तो स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट करेगी कोर्ट। ये बात तो बताया। लेकिन सबसेक्शन 2 पर ही सीखा, बोला उसने कि 11 सबसेक्शन 2 वो प्रोविजन है जो कहता है कि ग्रांट नहीं होगा। तो वो कौन सा प्रोविजन है भाई? सबसेक्शन 2 कहता है बट इफ ट्रस्टी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन एक्सेस ऑफ हिज पावर्स। अगर ट्रस्टी ने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जो उसके पावर में था ही नहीं, ऑब्वियसली ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फोर्स नहीं कराया जा सकेगा। तो पहले तो एक जनरल रूल बताया गया हमारे को, 11 ने एक जनरल रूल बताया, कहा कि अगर ट्रस्ट में भी कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का है, तो उसको भी उसमें भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्स होगा, ग्रांट किया जाएगा। लेकिन अगर ट्रस्टी अपने पावर से बियॉन्ड जाकर कोई कॉन्ट्रैक्ट करे, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्सेबल नहीं कराया जा सकेगा। ये हमारे को एक दो केस लॉ भी बोला गया है और उन केस लॉ से भी आप इनको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। Director of a company have power to sell the concern with the sanction of general meeting। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का कोई प्रॉपर्टी के किसी हिस्से को बेचने की बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअली उसको ये पावर जनरल मीटिंग से ऑब्टेन करना है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट टू सेल इट विदाउट एनी सच सैंक्शन, बिना पावर ऑब्टेन किए हुए जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से बिना ऐसा कोई परमिशन लिए हुए ही ऐसा कर रहा है वो, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होगा, स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं होगा। बियॉन्ड द पावर जाकर वो काम कर रहा है। सेक्शन 12
के ऊपर आकर बात करते हैं और सेक्शन 12 बात करता है पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं आपको छोटा सा एक डायग्राम से इसको गाइड करने की कोशिश करता हूँ। सो सेक्शन 12 हमारे पास पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, देखो जब तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो भी उसमें टर्म कंडीशन है उसको पूरा कंप्लीट वे में ही इन्फोर्स कराना या नहीं कराना है। पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस बार हुआ है कि एक हिस्से को सिर्फ क्या इन्फोर्सेबल होगा, हाँ या ना, क्वेश्चन ये आ गया है। सेक्शन 12 बात कर रहा है पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट, एक हिस्से को क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्सेबल उसके ऊपर होगा, तो सबसे पहले आपको सेक्शन 12 का 4 सब सेक्शन है, ये आपको याद रखना है। 1 2 3 4 कितने सब सेक्शन हैं? 4 सब सेक्शन है। 1 2 3 एंड 4 ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप लेक्चर के बाद आपको एक नोट्स के रूप में पीडीएफ में मिल जाएगा। बट अगर आप इसके साथ नोट भी कर रहे हैं तो करते रहिएगा। पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 12 की, और ये बात कर रहा है पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, नॉट होल कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा है। और हम लोग अभी इसी बात पर टिके हुए हैं कि क्या एक हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट का, सिर्फ एक हिस्से को कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसके ऊपर ग्रांट करेगा या नहीं। तो सेक्शन 12 का सब सेक्शन 1 कहता है, वो पहले जनरल प्रिंसिपल की बात करता है। वो कहता है कि पार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगा। सिर्फ एक हिस्से की जब बात होगी तब कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगा कोर्ट। कोर्ट शैल नॉट ग्रांट एक्सेप्ट, बात पूरी नहीं हुई, एक्सेप्ट सबसेक्शन 2 3 एंड 4। लेकिन अगर ये 3 केसेस है 2 3 एंड 4 में, 3 अलग अलग केस बताऊंगा, तो वो एक्सेप्शन में आता है। इसका मतलब आपको समझ लेना है कि 2 और 3 और 4 की जब बात होगी उस समय में कोर्ट ग्रांट करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले सबसेक्शन 1 ने हमारे को क्या सिखाया कि पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में जनरल प्रिंसिपल बोला स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं होगा। फिर आगे जाकर उसने हमारे को कहा कि लेकिन देखो 2 3 एंड 4 मैं ये 3 सिचुएशन बोल रहा हूँ, 3 सब सेक्शन बोल रहा हूँ, इन तीनों सिचुएशन में ग्रांट होगा। तो एक एक करके हम लोग सीख लेते हैं उन 3 सिचुएशन को। सेक्शन 12 हमको याद रखना है, पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की बात है, और शुरुआत ही बोला है कि शैल नॉट ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बट 2 3 4 में ग्रांट होगा। 2 3 4 में ग्रांट होगा। अब ये मैंने आपको एकदम पूरा जिस्ट लिख दिया है, आप इसको पढ़ते भी समझ जाएंगे। पार्टी हैज परफॉर्म्ड मेजर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट and a small portion of the contract unperformed। ए और बी के बीच में जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें से ए ने उसका लगभग 90%, 95%, 98% परफॉर्मेंस पूरा कर दिया है, और सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन 2% या 5% या 10% अनपरफॉर्म्ड रह गया है। उस पार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अप्लाई होगा, कोर्ट ग्रांट करेगा? तो मैंने आपको कहा हाँ करेगा, लेकिन आपको ये आगे भी बोलना है। एंड पार्टी, पार्टी मतलब जो पार्टी परफॉर्मेंस सीख कर रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है वो नहीं, जो सीख कर रहा है वो पार्टी, सेकंड पार्टी एडमिट्स कंपनसेशन इन मनी। अगर वो पार्टी कंपनसेशन को सीख कर रहा, एडमिट कर रहा इन मनी, उस केस में अभी तक जो आपने सीखा उसमें मैंने ये कहीं नहीं कहा है
कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट हुआ। अभी मैंने सिर्फ पार्टी के बीच का टर्म कंडीशन बताया। मैंने कहा एक पार्टी और पार्टी नंबर 2 मतलब 1 एंड ए एंड बी कहें अच्छा रहेगा। ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से ए ने 90% या 95% परफॉर्मेंस पूरा कर दिया है और सिर्फ बचा हुआ परफॉर्मेंस के ऊपर बी ने कंपनसेशन लेने के लिए एडमिट हो गया, एक्सेप्ट कर लिया। तब वैसे में कोर्ट में ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर मेजर पार्ट एंड कंपनसेशन फॉर डेफिशिएंसी। तो मैंने तो तुमको यही कहा ही था। मैंने कहा था कि सेक्शन 12 में 2, 3 एंड 4 एक्सेप्शन होगा और वहां पे कोर्ट ग्रांट करेगा। तो कोर्ट ग्रांट कर रहा है, वो कोर्ट कह रहा है कि जो मेजर पार्ट है आप उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप उसको पूरा कीजिए और जो डेफिशिएंसी है उसको कंपनसेट कर दीजिए, क्योंकि पार्टी उसके लिए एक्सेप्ट करने को तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट सबसेक्शन 3 में आते हैं। सबसेक्शन 3 ने भी हमारे को कहा है कि कोर्ट शैल ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सिचुएशन को जरा जरूर से सुनना है, लिखना है और समझना है। सबसेक्शन 3 कहता है पार्टी इज अनेबल टू परफॉर्म होल ऑफ हिज पार्ट एंड द पार्ट विच इज लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड इज ईदर कंसिडरेबल पार्ट। ए और बी के बीच में फिर से एक एग्रीमेंट हुआ। ए ने उसमें से कुछ हिस्से को परफॉर्म नहीं किया, नहीं कर पाया, अनेबल टू परफॉर्म। जो पार्ट वो परफॉर्म नहीं कर पाया वो कंसिडरेबल पार्ट था। कहो से 50%, बोलो 60%। 50% पूरा नहीं कर पाया, 40% पूरा नहीं कर पाया, 60% नहीं कर पाया, ये कंसिडरेबल पार्ट है। तो उसमें भी दो सिचुएशन है। बट दो पार्टी जो सीख कर रहा था परफॉर्मेंस, एडमिटेड कंपनसेशन। जो पार्ट पूरा नहीं हुआ, लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड रह गया, उसके लिए कंपनसेशन वो एडमिट कर लिया या एडमिट नहीं किया, दोनों ही केस हो सकता है। लेकिन एंड इन ईदर केस, ऊपर का कोई भी केस में पार्टी रेलिंक्विश, इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब कभी आप ऑब्लिगेशन से किसी को मुक्त कर दें, ये रेलिंक्विश है। रेलिंक्विश क्लेम टू परफॉर्मेंस ऑफ द अनपरफॉर्म्ड पार्ट। लेकिन दूसरा पार्टी इतना दिलदार निकला, वो बोला ठीक है कोई बात नहीं, या तो उसने कंपनसेशन ले लिया या नहीं एडमिट किया, बोथ ही, दोनों ही में कोई भी केस हो सकता है। लेकिन वो इसकी परवाह नहीं कर रहा है, वो इसके लिए इजाजत दे रहा है कि कोई बात नहीं है। रेलिंक्विश क्लेम, जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट है उसके ऊपर उसने कोई दुख नहीं जताया है, कोई उसने अपना ग्रीवांसेस नहीं शो किया, एंड ऑल राइट्स टू कंपनसेशन, और कोई कंपनसेशन भी सीख नहीं कर रहा, ना तो डेफिशिएंसी के लिए, नीदर इधर फॉर डेफिशिएंसी दैट इज कंपनसेशन फॉर अनपरफॉर्म्ड पार्ट, या फिर जितना उसका नुकसान हुआ सस्टेन डैमेजेस ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ द डिफेंडेंट, उसके लिए भी अगर कोई डैमेजेस जो सीख कर सकता था उसके लिए भी डैमेजेस सीख नहीं किया। तो क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि मिस्टर ए सिर्फ एक ही पार्ट 50% को या 60% ही पूरा किया, और बी बाकी जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट है उसको नहीं भी कंपनसेट कर रहा है या कंपनसेशन उसने ले लिया। दोनों ही केस में उसने रेलिंक्विश कर दिया क्लेम कि ठीक है अब नहीं भी करेगा तो कोई बात नहीं है। तो कोर्ट का अब क्या ड्यूटी है? मैंने तो कहा था कि कोर्ट शैल deliver the specific performance. तो कोर्ट में एट द सूट ऑफ ईदर पार्टी डायरेक्ट द पार्टी इन डिफॉल्ट टू परफॉर्म स्पेसिफिकली। जो पार्ट उसने पूरा करने के लिए कहा है, जो वो कर सकता है, उसको पूरा करने के लिए कोर्ट उसको ऑर्डर स्पेसिफिक रिलीफ के रूप में, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के रूप में ऑर्डर देगा कि जो पार्ट तुम कर पा रहा है वो पार्ट पूरा करेगा। कोर्ट में एट द सूट ऑफ अदर पार्टी ईदर पार्टी डायरेक्ट द पार्टी इन डिफॉल्ट टू परफॉर्म स्पेसिफिकली। कितना हिस्सा? सो मच ऑफ हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
as he can perform. एक और भी सबसेक्शन है, सबसेक्शन 4, जो इसी कैटेगरी का है, जिसमें कोर्ट शैल ग्रांट स्पेसिफिक रिलीफ। अब ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट के दो हिस्से हैं, दोनों ही हिस्सा सेपरेट हो सकता है। When part of a contract can be separated from the remaining contract, एक परफॉर्म्ड वाला है, दूसरा अनपरफॉर्म्ड वाला है, और दोनों एक दूसरे से अलग हो सकता है, तो ऐसे में कोर्ट में ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द फॉर्मर पार्ट, जो पूरा हो सकता है उसको पूरा करने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर करेगा। ये सेक्शन 12 है। इससे रिलेटेड कुछ केस लॉ वगैरह भी दिया गया है आपको। सबसे पहले ये हम लोग अगर इसको ठीक करने चलें तो यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। ये जो हमारे को बताया गया है, ये गोल्डन रूल जो है 1 है, ये 2 है, सबसेक्शन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। मैं अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे ये 1 है, एक्चुअली ये 1 है, सबसेक्शन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। तो अगर हम लोग सेक्शन के हिसाब से सब सेक्शन के अकॉर्डिंगली इसको ठीक करने के लिए चलें, तो अब हम लोगों ने अपने नोट्स को थोड़ा लॉफुल बना दिया है। ये सब सेक्शन 1 था, ये सब सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 3 है और 4 है। अब यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल वगैरह दिया हुआ है आप पढ़ेंगे, समझ जाएंगे। ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल बी अ पीस ऑफ लैंड कंसिस्टिंग ऑफ 100 बीघा। ए और बी के बीच में एक लैंड की बात हुई कि वो ए बी को 100 बीघा ज़मीन देगा, जिसमें से ए के पास सिर्फ 98 बीघा ही था, बिलोंग्स टू ए। जो बाकी का 2 बीघा है वो किसी और का, स्ट्रेंजर का है, वो उस पार्टी में नहीं है, शामिल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, और वो देने से मना भी कर जाता है। 2 बीघा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा नहीं है, वो एक माइनर है पार्ट उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, और इसके लिए बी तैयार है कि वो जो 2 बीघा ज़मीन है उसके लिए कंपनसेशन ले लेगा। तो इसीलिए जो 98 बीघा है उसके ऊपर कोर्ट में ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ऐसा ही हमारे पास सबसेक्शन 3 का भी एक केस लॉ है, जिसमें इस बार थोड़ा सा हम लोग जो लैंड का मेजरमेंट है उसको कम कर देंगे। A contract to sell B a piece of land consisting of 100 बीघा for rupees 1 lakh. It turns out that only 50 बीघा of land belongs to B. दोनों के बीच में 100 बीघा जमीन बेचने की बात हुई है। A ने 1 लाख रुपए में 100 बीघा जमीन दे देगा ऐसा बोला है, उसके पास सिर्फ 50 बीघा ही है। 50 मेजर पार्ट है, बट इस बार B can demand a specific performance to get 50 बीघा of land from A by paying the full consideration. लेकिन ये पूरी कहानी तभी पूरी होगी जब हम लोग उसके ट्यून में ले जाकर और इसके आगे एग्जाम्पल को पूरा करेंगे कि इफ़ B यहाँ से जो जितनी भी बातें हैं उसने कंपनसेशन रिसीव किया बट एडमिटेड कंपनसेशन और नॉट, but B relinquish claim
to performance of the unperformed part and all rights of compensation. So in that case, court may grant at the suit of B and direct A, who is in default, to perform specifically to perform or to sell 50 बीघास of land to B. तो अगर ये पूरी बात अगर हम लोग लिखेंगे तब जाकर ये एक जो एग्जाम्पल है ये पूरा हो पाएगा. सी, ये जो हम लोगों ने 4 सबसेक्शन 4, इसमें हमने कहा कि अगर दो हिस्सा हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का, सेपरेट किया जा सकता है. एक वो पार्ट है जो परफॉर्म किया जा रहा है और दूसरा वो पार्ट है जो परफॉर्म नहीं किया जा सकेगा. तो जो परफॉर्म किया जा सकेगा, कोर्ट उसको स्पेसिफिक, उसके लिए उसके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डायरेक्ट करेगा और पार्टी को उस पार्ट को परफॉर्म करने के लिए कहेगा. राइट ऑफ अ परचेजर और लीजी. परचेजर तो समझ रहे हो, एक होता है सेलर और दूसरा है परचेजर. जो परचेज कर रहा है प्रॉपर्टी को वो परचेजर, जो बेच रहा है वो है सेलर. इसी तरीके से लेसर एंड लीजी, जो लीज ग्रांट कर रहा है वो लेसर, जिसको ग्रांट किया गया है वो है लीजी. तो राइट ऑफ परचेजर और लीजी अगेंस्ट द सेलर और लेसर. अब यहाँ से अंडरलाइन कर लेना कि सेलर और लेसर हैव नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल. अगर केस ऐसा है तो सेक्शन हम लोगों को क्या कहता है, क्या राइट है परचेजर या लेसर का. देखिए, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि एक जो गुड टाइटल देगा, तो अगर वो टाइटल उसके पास नहीं है तो जब तक कि उसके पास टाइटल ऑब्टेन नहीं कर लेगा तब तक वो सेल नहीं कर पाएगा. राइट. तो सबसे पहली बात है कि वेंडर या लेसर का काम है या परचेजर का ये राइट है, परचेजर या लीजी का राइट है कि वो सेलर को या लेसर को कंपेल करे कि उसको गुड टाइटल दे, टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट, टू मेक गुड द कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ सच इंटरेस्ट. तो टाइटल गुड होना चाहिए, कंकरेंस ऑफ अदर पार्टी होना चाहिए. अगर ऐसा है कि किसी और भी पर्सन का एक्सेप्टेंस का जरूरत है तो सेलर को पहले उस पार्टी का कंसेंट ऑब्टेन करना चाहिए. कंकरेंस का मतलब है कंसेंट. अगर ए बी को एक प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहा है लेकिन उसमें वो जॉइंट ओनर है सी के साथ, तो इसका मतलब है सी का कंकरेंस का जरूरत है, सी के कंसेंट की भी जरूरत है. और इस समय में परचेजर मतलब बी का राइट है कि वो ए को कहे कि पहले आप ये सेल आउट करने से पहले जो कन्वेंस डीड आप बनाएंगे मेरे साथ, उस डीड, कन्वेंस डीड का मतलब होता है अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो ये जो सेल डीड होता है उसको कन्वेंस डीड कहते हैं. इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो सेल डीड है उसको, तो उस कन्वेंस डीड में आप मिस्टर सी का भी कंसेंट ऑब्टेन करें. अगर अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी सेल आउट होने की बात हुई है और उस प्रॉपर्टी पे कोई इनकम्बरेंसेस है, कोई चार्ज है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलर का क्या ड्यूटी है? सेलर का ड्यूटी है, पॉइंट नंबर 3 में सेलर का ड्यूटी है कि उस प्रॉपर्टी को पहले अनइनकम्बर्ड करे, मतलब उसके ऊपर कोई लियन न रहे, लियन फ्री कराए, और एक गुड टाइटल या परफेक्ट टाइटल ही सेलर बायर को देगा, परचेजर को देगा. तो अगर उस टाइटल में वांट ऑफ टाइटल है, मतलब वांट का मतलब एब्सेंस ऑफ टाइटल, आपके पास टाइटल ही नहीं है, इम्परफेक्ट टाइटल है, तो आपका काम है कि आप परचेजर के तरफ से, परचेजर
या वेंडर के पास राइट है कि वो उस जो डिपॉजिट मनी वगैरह उसको दिया है वो उससे वापस रिफंड करने के लिए उसके ऊपर इंटरेस्ट और कॉस्ट सब कुछ सीख करे। क्योंकि जब कभी भी एक प्रॉपर्टी एक पर्सन दूसरे को देता है तो उसमें एक परफेक्ट टाइटल होना चाहिए, गुड टाइटल होना चाहिए, ना कि एब्सेंस ऑफ टाइटल, ना ही इम्परफेक्ट टाइटल, ना ही लियन के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ राइट हम लोगों ने सीखा। सेक्शन 14, सेक्शन 14 कर रहा है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। तो इसके बारे में थोड़ा तो अपन पहले ही सीखे थे। बोला था कि सेक्शन 20 का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो बिकॉज वो सब्स्टिट्यूट हो गया होता है, एग्रीव्ड पार्टी उसको सब्स्टिट्यूट करा चुका होता है परफॉर्मेंस को, तो इसीलिए वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो पाएगा। तो सेक्शन 20 वाला एक। दूसरा और बात, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोर्ट के सुपरविजन की कांस्टेंट ज़रूरत होगी, तो बिकॉज कोर्ट का टाइम प्रीशियस है, इसलिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोर्ट का कंटिन्यूस सुपरविजन का ज़रूरत होगा, टाइम लगेगा, वो नहीं इन्फोर्स हो सकेगा। या अगर किसी पर्सन का पर्सनल क्वालिफिकेशन, कोई गायक है, सिंगर है तो ये उसका अपना एक क्वालिफिकेशन है, पर्सनल क्वालिफिकेशन है, आप उससे ज़बरदस्ती गवा नहीं सकते। तो ये इस तरह के परफॉर्मेंस को, एक पेंटर है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको कोर्ट के कहने से वो पेंटिंग बना पाएगा, बना देगा, ऐसा नहीं है। और आगे भी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसका नेचर डिटर्मिनेबल है, तो उसको ऐसा समझा जा सकता है कि ये बाय नेचर इस चीज़ को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। मैंने ऊपर आपको ये कहा था कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अमेंडमेंट आया और 2018 का अमेंडमेंट के थ्रू सेक्शन 14 में 14A भी इंसर्ट किया गया। इस सेक्शन का इम्पैक्ट ये है कि कोर्ट को जब कभी भी लगेगा तो वो उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकता है, एक्सपर्ट की राय ले सकता है। तो ये सब कुछ सेक्शन 14A से इस तरह का एक कोर्ट को एम्पावरमेंट दिया गया। इन सबों को थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे। कोर्ट कंसीडर इट नेसेसरी टू गेट एक्सपर्ट ओपिनियन टू असिस्ट इट, तो वैसे केस में इट में इंगेज वन और मोर एक्सपर्ट एंड डायरेक्ट टू रिपोर्ट इट। एक ये बात हो सकती है, कोर्ट में रिक्वायर और डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव रिलीवेंट इंफॉर्मेशन टू द एक्सपर्ट। तो अगर एक्सपर्ट की मदद के लिए कोई दूसरे पर्सन से कोई इंफॉर्मेशन लेना है तो वैसा ऑर्डर उस पर्सन को कोर्ट दे सकता है और उस पर्सन का काम होगा कि वो एक्सपर्ट को असिस्ट करे। ओपिनियन ऑफ रिपोर्ट शैल बी गिवन बाय द एक्सपर्ट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सूट। ये एक्सपर्ट का जो ओपिनियन लिया गया है ये सब कुछ सूट का में मदद करेगा, जो ऑर्डर पास करने में कोर्ट को ये चीज़ हेल्प होगा और वो उसका एक ऑर्डर का एक हिस्सा भी बनेगा। जो कुछ भी एक्सपर्ट का फीस है, कॉस्ट है, एक्सपेंसेज है, ये सब कुछ पार्टीज बियर करेंगे इन प्रोपोर्शन। अब कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु, यहाँ से अंडरलाइन करना है, हु हैज़ नो टाइटल। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या लेट आउट करना, प्रॉपर्टी को लेट आउट करना, एक ऐसा पर्सन कर रहा है जिसके पास टाइटल नहीं है। अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट आउट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। तो अगर सेलर के पास या लेसर के पास टाइटल नहीं है तो ऐसे एक सेल एग्रीमेंट को, कन्वेंस डीड को या कोई लेट आउट करने के लिए जो उसने एग्रीमेंट बनाया है, उस तरह के एग्रीमेंट को वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करा सकता है। वेयर द सेलर और लेसर कैन नॉट गिव द परचेजर अ फ्री टाइटल एट द टाइम ऑफ फिक्स्ड बाय द पार्टीज और कोर्ट। तो पहले
काम होगा सेलर को कि उसका गुड टाइटल ऑब्टेन करे, या उसमें कोई इम्परफेक्ट टाइटल है तो उसको फ्री कराए, परफेक्ट टाइटल उसमें ऑब्टेन करे, और उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स कराया जा सकता है। सेक्शन 20 को काफ़ी देर से सुनते आ रहे हैं, काफ़ी देर से। तो सेक्शन 20 सब्स्टिट्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का बात है। मैंने आपको कहा था कि सेक्शन 20 में सब्स्टिट्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। तो एक बार हम लोग सब्स्टिट्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट को भी सीख लेते हैं। तो देखिए, सेक्शन 20 ने एक एग्रीव्ड पार्टी को एक नया राइट दिया। पहले क्या हो रहा था, एग्रीव्ड पार्टी के पास कोर्ट में जाकर स्पेसिफिक रिलीफ सीख करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी उसको एक नया राइट दिया गया सेक्शन 20 में। तो सेक्शन 20 कहता है कि भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह को ध्यान रखना, आपस में क्या अग्रीड हुआ उन बातों को ध्यान रखना, एक्सेप्ट एज अदरवाइज अग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज। पहले इन बातों को ध्यान रखना, आपस में जो डिसाइड हुआ वो सबसे पहले चलेगा, और उन बातों को अगर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें तो प्रोसीजर या प्रोविजन कहता है लॉ का कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हुआ है ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ इधर पार्टी, तो जो अग्रीव्ड पार्टी है, तो अग्रीव्ड पार्टी तो डैमेजेस क्लेम करेगा, सफर हुआ है वो, लेकिन उसको एक और भी ऑप्शन मिला है, हैव द ऑप्शन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। तो बिकॉज उसको डिफेंडेंट परफॉर्मेंस को पूरा नहीं कर रहा है, तो इस बार अग्रीव्ड पार्टी उसको उस परफॉर्मेंस को सब्स्टिट्यूट करा सकता है थ्रू अ थर्ड पार्टी। किसी तीसरे पार्टी से अपने परफॉर्मेंस को पूरा करवा सकता है, या अपनी ही एजेंसी से उसको पूरा करा सकता है, और जो कुछ भी उसका खर्च हुआ है, थर्ड पार्टी ने परफॉर्म किया तो कुछ तो खर्च लेगा, एक्सपेंसेस लेगा, ये सब कुछ वो क्लेम कर सकता है, रिकवर द एक्सपेंसेस, और जो अगर कोई कॉस्ट वगैरह हुआ है तो। इसके अलावा अगर उसको कोई कंपनसेशन और भी कोई डैमेजेज हुआ है तो उसको भी कंपनसेशन के रूप में क्लेम कर सकता है। लेकिन उसके लिए इन सबों के लिए एक प्रोसीजर बताया गया कि पहले तो आपको डिफेंडेंट को बताना होगा, एक नोटिस इन राइटिंग देनी होगी, तो टाइम बताया, बोला नॉट लेस देन 30 डेज। तो 30 दिन का पहले आप टाइम दीजिए, उसको बोलिए कि उस बीच में अपना काम को पूरा करे, और अगर वो अपने परफॉर्मेंस को पूरा नहीं करता है तो उसको कोई थर्ड पार्टी या आप अपने एजेंसी से पूरा करा सकते हैं। ओके, ये सारी बातों को हमको ध्यान रखना है। और वेयर द पार्टी सफर्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज गॉट द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म थ्रू अ थर्ड पार्टी आफ्टर गिविंग नोटिस shall not be entitled to claim relief of a specific performance against the party in breach। तो अब उस परफॉर्मेंस के लिए अब आप कोई पार्टी क्लेम नहीं करेंगे, ब्रीच क्लेम नहीं करेंगे, आप रिलीफ सीख नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जो चीज़ रिक्वायरमेंट चाहिए था वो पूरा हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्म कंडीशंस पूरा हो चुका है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई आपका डैमेजेस है तो उसको आप कंपनसेशन सीख कर सकते हैं उसके लिए। उसके अलावा एक और सेक्शन जोड़ा गया है, सेक्शन 20A। ये भी अगर अमेंडमेंट एक्ट की बात करोगे तो इसको तुम लिख सकते हो अमेंडमेंट एक्ट में कि ये स्पेशल प्रोविजन डाला गया है रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। सो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह में अगर कोई डिले होता है तो उन सबों में ये इंजंक्शन वगैरह स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या इस एक्ट के अंदर इंजंक्शन नहीं ले सकते हैं, उसके लिए एक सेपरेट एक्ट है। तो आप उस रेरा के एक्ट में ही जाकर बात करेंगे, वहीं पे उसका जो भी रेमेडी सीख करने के लिए कहा गया है करेंगे। सेक्शन 20B स्पेशल कोर्ट की बात करता है, जब कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगा, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके
किसी पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में एक स्पेशल कोर्ट बना सकती है और उसका जुरिस्डिक्शन तय कर सकती है, उस स्पेशल कोर्ट में स्पेशल टाइप के मैटर को ट्राई किया जा सकेगा। एक्ट को टाइम बाउंड किया गया है, ये भी इस एक्ट को इस बार अमेंड करके एक नया काम किया गया है। टाइम बाउंड नहीं होने से कोर्ट में बहुत सारे केसेस काफ़ी समय तक पेंडिंग रहते हैं। तो अगर इस तरह का स्पेसिफिक रिलीफ से रिलेटेड कोई सूट फाइल किया गया कोर्ट में, तो इस बार टाइम दिया गया है 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ। इस पूरे लाइन को जोर जोर से पढ़ना और जरूर से यही बात लिखना, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन मतलब ऑर्डर टू द डिफेंडेंट। सो जो कोर्ट का समन दिया गया है डिफेंडेंट को, अग्रीव्ड पार्टी ने जो प्लेंट लगाया उसके बेसिस पे जो समन इशू किया गया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी गई है डिफेंडेंट को, दोनों पार्टी को दिया गया है। तो जो समन इशू किया गया है टू द डिफेंडेंट, वहां से एक्चुअली प्रोसीजर स्टार्ट मान लिया गया है और वहां से 12 मंथ्स का टाइम कोर्ट को दिया गया है कि अब आपको ये जो केस आपके सामने आया है, सूट फाइल किया गया है, इसको टोटली आपको डिस्पोज ऑफ कर देना है अपने कोर्ट से। लेकिन अगर कभी ऐसा ज़रूरत होगा तो उसमें 12 मंथ्स प्लस 6 मंथ का एक्सटेंशन हो सकता है। लेकिन ये जो बात है वो ऐसे फ्री में नहीं आया है, इसका रीज़न रिकॉर्ड करना होगा इन राइटिंग। तो कोर्ट को रीज़न रिकॉर्ड करना होगा कि कॉम्प्लेक्स था केस, उसका इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी में टाइम लगा, जो कुछ भी ऐसी बात हो गई जिसके वजह से ये टाइम डिले हुआ, और वो भी 6 मंथ से ज़्यादा डिले नहीं हो सकता। अब प्रोसीड करते हैं सेक्शन 21 पे, और वो कहता है कि व्हेन कोर्ट में अवार्ड डैमेजेस कंपनसेशन, मॉनेटरी कंपनसेशन मनी इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सेक्शन 21 उन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा है जब आपको स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट नहीं होगा। तो ये आपको एग्जाम में जरूर याद करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कोर्ट में, वर्ड है में, कोर्ट का डिस्क्रेशन है कि वह स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जगह पे मॉनेटरी कंपनसेशन दे। पॉइंट नंबर 1, प्लेंटिफ में ऑल्सो क्लेम कंपनसेशन फॉर इट्स ब्रीच। अगर प्लेंटिफ ने ही इस तरह का बात प्लेंट में रखा है तो कोर्ट भी उसके साथ जाना चाहेगा। दूसरा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आउट नॉट टू बी ग्रांटेड। नेचर ऐसा है कि उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जगह पे मॉनेटरी कंपनसेशन उसका एडेक्वेट रेमेडी होगा तब भी। थर्ड, compensation for breach of contract should also be made to the plaintiff. It shall award such compensation accordingly. तो इसके साथ स्पेसिफिक रिलीफ के साथ साथ उसको कंपनसेशन भी दिया जाना चाहिए, तो कंपनसेशन भी उसके साथ दिया जाएगा। अच्छा, कंपनसेशन का जो अमाउंट है कैसे तय होगा, तो उसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर भले सूट फाइल है, पर वो तय करने का तरीका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 73 से ही डिटरमिन होगा। वहीं पे इसका गाइडेड प्रिंसिपल है, उसी को फॉलो किया जाएगा। और सबसे फाइनली, सबसे लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जब तक प्लेंटिफ कंपनसेशन डिमांड न करे तब तक कंपनसेशन ग्रांट नहीं किया जा सकता। तो पहले तो आपको ये डिमांड करना होता है। आइए अब हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। हम लोग इंस्ट्रूमेंट वर्ड बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, हम लोग बोल रहे हैं इंस्ट्रूमेंट। कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट अलग अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट कोर्ट के सामने ट्रायल के दौरान एविडेंसेस के रूप में कई बार आता है। अगर ऐसा लगता है कोर्ट को
कि वो फॉल्टी ड्राफ्टिंग है, इंस्ट्रूमेंट अपना रियल इंटेंशन शो नहीं कर पा रहा है, तो कोर्ट अलाउ करेगा पार्टीज को कि आप इंस्ट्रूमेंट को अकॉर्डिंगली रेक्टिफाई करें सो दैट कि वो अपना रियल इंटेंशन शो कर पाए। तो वर्ड को ठीक करने का मौका, लाइन को ठीक करने का मौका, सो दैट कि इंस्ट्रूमेंट क्या कहना चाहता है, उसका जो वर्ड्स का जो मीनिंग है वो सही मीनिंग निकल के आए। उसके लिए केस लॉ है सुधा सिंह वर्सेज मुंशीराम का, जरूर से ध्यान रखना। रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इस बार कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट रेसिड कर रहे हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं हम लोग, एंड कर रहे हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म, कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 27 कहता है रेसिशन मीन्स पुटिंग एन एंड टू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो अभी ऑपरेटिव है उसको एंड करना, नल एंड वाइड। तुम सोच सकता है कि जरूर ये या तो अनलॉफुल है या प्लेंटिफ उसके टर्मिनेशन के लिए डिमांड किया है, तो ऐसा जरूरी होगा, अदरवाइज इससे कोई गलत जो है जो इंटेंशन है वो पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए सेक्शन 27 का सबसेक्शन 1 और 2 ये दो हिस्से में बटा हुआ है। सबसेक्शन 1 कहता है कैन रिसेंट सच अ, रेसिशन से रिसेंट निकला है, सच अ कॉन्ट्रैक्ट इन फॉलोइंग केस, इफ कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ, इन केस ऑफ अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट्स अनलॉफुल है तो अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में जो प्लेंटिफ है उसने कोर्ट के सामने इस तरह का प्ली किया है, एप्लीकेशन प्लेंट किया है कि इसको रेसिंड किया जाए, तो उसी के बेसिस पे रेसिंड किया गया। लेकिन सबसेक्शन 2 इसका उल्टा कहता है कि कोर्ट कैन रिफ्यूज टू रिसेंट द कॉन्ट्रैक्ट। कब? इस सिचुएशन बताता है कि इन सिचुएशन में कोर्ट इस तरह का ऑर्डर पास नहीं कर सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नल वाइड होगा। अभी तो क्या हुआ, सबसेक्शन 1 में हमने कहा लॉ अनलॉफुल था, इसीलिए कोर्ट ने देखा कि एक्चुअली अनलॉफुल है, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट नल वाइड कर दिया। लेकिन इन केसेस में नल वाइड नहीं करेगा। कैसे? पॉइंट 1, कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन रेक्टिफाइड। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गलती थी तो प्लेंटिफ ने उसको रेक्टिफाई करके ठीक कर दिया है। एंड पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी ब्राउट टू द सेम पोजीशन। मान लीजिए आप रेसिंड करने की बात कर रहे हैं, रेसिंड कर दिया जाए, नल वॉइड कर दिया जाए, अगर ऐसा कर दिया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट से पहले का जो पोजीशन था उस पोजीशन पे दोनों पार्टी नहीं पहुंच पाएगा। अगर ऐसा होगा तब भी नल वॉइड करना गलत होगा। अगर मान लीजिए इसके बीच में थर्ड पार्टी को, एक पार्टी ने कोई प्रॉपर्टी बेच दिया दूसरी थर्ड पार्टी को, गुड फेथ में उसने खरीद भी लिया कंसिडरेशन देकर, तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो थर्ड पार्टी ने जो राइट एक्वायर कर लिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट को नल वॉइड कर दिया, तो उस थर्ड पार्टी का क्या होगा भाई, जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ राइट एक्वायर कर लिया है, कुछ कंसिडरेशन देकर गुड फेथ में कोई जो राइट एक्वायर किया, उसका क्या होगा? तो उसके गुड फेथ को ध्यान रखते हुए, उसके इनोसेंसी को ध्यान रखते हुए ये चीज करना गलत होगा। या उसको पार्टली रेसिंड नहीं किया जा सकता। अगर कॉन्ट्रैक्ट पार्टली रेसिंड भी नहीं किया जा सकता है, पार्टली रेसिंड करके अगर ऑब्जेक्टिव पूरा किया जा सकता तो हम कर देते हैं, लेकिन पार्टली रेसिंड नहीं किया जा सकता। अब बात है या तो फुल्ली रेसिंड करो, तो फुल्ली रेसिंड करो, तो 1 2 3 में कहीं भी अगर फॉल कर जाए तो फिर ऐसा करना गलत होगा। इन सारे सिचुएशन को देखते हुए कोर्ट में रिफ्यूज। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वापस इंस्ट्रूमेंट के कैंसिलेशन की बात करें, ध्यान रखना बीच में कॉन्ट्रैक्ट आया था, इन सबों को ध्यान रखना। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहता है कि अगर कभी ऐसा हुआ कि
अगर आपने सपोज एक पावर ऑफ अटॉर्नी दिया और वो पावर ऑफ अटॉर्नी कंप्लीट हो गया, उसका काम कंप्लीट हो गया, तो आपको वो पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल करा लेना चाहिए। अगर आप कैंसिल नहीं करवाते हैं तो ऑब्वियसली वो अगर इसी तरीके से रहेगा तो कल के दिन कोई उसका मिसयूज कर सकता है। इस तरह के कई सारे केसेस हो सकते हैं। इन केसेस में कोई भी पार्टी उस जो इंस्ट्रूमेंट है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी है या इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है, उसको कैंसिलेशन करने के लिए कोर्ट के सामने जा सकता है। तो एनी पर्सन अगेंस्ट whom a written instrument is void or voidable and who has reasonable apprehension that such instrument if left outstanding may cause serious injury। अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो वाइड हो चुका है या वाइडेबल हो गया है और या फिर उस ऐसा कोई अप्रीहेंशन है कि अगर इसको इस हालत में छोड़ दिया जाए तो इससे कोई नुकसान हो सकता है, तो वैसे में कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रेशन टू ऑर्डर इट टू डिलीवर्ड अप एंड कैंसिल, तो उसको कोर्ट कैंसिल कर देगा, कैंसिल करने का ऑर्डर दे देगा। एक छोटा सा एग्जांपल भी है नीचे, उसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, बट उससे पहले रिलीफ ऑफ कैंसिलेशन वुड बी अवेलेबल ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई। एग्जाम में ये बातों को लिखना है कि क्या क्या कंडीशंस होगा सेक्शन 31 को अप्लाई करने के लिए। कोर्ट में आप किसी इंस्ट्रूमेंट को अगर कैंसिल कराने के लिए कोर्ट ऑर्डर सीक करना चाहते हैं तो क्या है, उसके लिए सबसे पहले तो इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, तभी कोर्ट अगर उन सारी बातों को कोर्ट देखेगा यस ये है प्रिंसिपली बात, तभी जाकर वो इस तरह का कोर्ट ऑर्डर पास करेगा। इंस्ट्रूमेंट इज वाइड या वाइडेबल अगेंस्ट द प्लेंटिफ। पॉइंट नंबर 2, प्लेंटिफ में अप्रीहेंड सीरियस इंजरी इफ इंस्ट्रूमेंट लेफ्ट आउटस्टैंडिंग। एंड थर्ड, प्रॉपर दैट अंडर द सर्कमस्टांसेस टू द केस ऑफ द केस टू ग्रांट द रिलीफ। तो एक केस लॉ को पढ़िए, एक एग्जाम्पल को पढ़िए, एग्जाम्पल आपको बता देगा बहुत ही अच्छे से। ये एग्जाम्पल कहता है कि ए द ओनर ऑफ द शिप, एक शिप का ओनर है ए, उसने फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंटिंग हर टू बी सी वर्दी इंड्यूसेस बी, और बी कौन है, बी द अंडरराइटर। अगर आप इसको इंश्योरेंस एजेंट की तरह समझिए तो ए बी को, जो एक इंश्योरेंस एजेंट है, उसको कहता है कि हमारा सी जो है, हमारा शिप जो है वो बिल्कुल सेफ है, सी में बहुत अच्छा ये सी वर्दी है, सेफ शिप है, अच्छा शिप है, आप इसका इंश्योरेंस कर दीजिए। बाद में बी को क्या पता लगता है कि नहीं जी ये उतना सेफ नहीं है, ये बहुत जगहों से डैमेजेज है इसमें और इसका इंश्योरेंस करना गलत होगा, तो बी में ऑब्टेन द कैंसिलेशन ऑफ पॉलिसी। अब बी क्या करेगा, कोर्ट जाएगा और कोर्ट में जाकर इन सारी बातों को रखेगा। बी कहेगा कि वो जो इंश्योरेंस का जो इंस्ट्रूमेंट है, सो जो शिप का उसने इंश्योरेंस किया वो एक इंस्ट्रूमेंट इज वाइड और वाइडेबल। प्लेंटिफ को पता लग गया है, उस इंश्योरेंस एजेंट को पता लग गया है कि उसने झूठ बोलकर ए ने उससे इस तरह का फ्रॉड किया और उससे इस तरह का एक इंश्योरेंस दिया है उसको, तो ये वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर बी इंश्योरेंस एजेंट। प्लेंटिफ में अप्रीहेंड सीरियस इंजरी। अब बी को ऐसा लग रहा है कि अगर इंस्ट्रूमेंट आउटस्टैंडिंग रह गया तो उसका नुकसान हो सकता है, उसको तो जो बताया गया था उस तरह की बात नहीं है। ये तो बताया गया था कि सी जो है, शिप जो है वो बहुत ही अच्छा है, जबकि एक्चुअली वो गलत है। ये एक सर्कमस्टांसेस जो है वो प्रॉपर है कि उस केस में कोर्ट उसको रिलीफ सीक करे, ग्रांट करे और उसके इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करने का ऑर्डर पास करे। होपफुली आप समझ गए होंगे चीजों को। अब सेक्शन 32 कहता है व्हाट इंस्ट्रूमेंट में बी पार्शियली कैंसिल्ड। सो पार्शियल कैंसिलेशन भी हो सकता है। सेक्शन 32 कहता है इंस्ट्रूमेंट इज एविडेंस ऑफ डिफरेंट राइट्स और डिफरेंट ऑब्लिगेशन।
In that case, if court may in a proper case cancel it in part and allow it to stand for the residue. अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट में जो टर्म कंडीशन है वो टर्म कंडीशंस एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, उनको अलग अलग डिटरमिन किया जा सकता है उसमें से राइट्स और ऑब्लिगेशन को। अगर ऐसा है तो इन पार्ट में कैंसिल किया जा सकता है। जैसे ऊपर कैंसिलेशन का हमारे पास केस बना, तो अगर वो एक हिस्से को कैंसिल कर सकता है अगर उस हिस्से को बाकी टर्म कंडीशन से अलग किया जा सकता है। सेक्शन 33 कह रहा है, ऑन एडजुडिकेटिंग द कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट द कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी टू whom such relief is granted to restore so far as may be any benefit which he may received from the other party and to make any compensation to him which justice may require। तो अगर उससे इंश्योरेंस एजेंट ने कोई बेनिफिट ले लिया था तो वो बेनिफिट को कंपनसेशन के रूप में मिस्टर ए को ग्रांट किया जा सकता है। यही सेक्शन 33 कह रहा है। एक्ट का जो मोटिव है वो यही है। ये कुछ केसेस दिए हुए हैं, केसेस को पढ़िएगा, उसका आंसर भी दिया हुआ है आपको, ये सब कुछ आंसर के साथ ही मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मिस्टर ए माइनर है, फ्रॉडुलेंटली ओवर स्टेटेड हिज एज and purchase a motor car after executing promissory note in favor of the owner of the motor car for its price. Car owner compelled the minor to pay the amount of promissory note. Whether the car owner will succeed, तो एक हद तक तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही आ रहा है। एग्जामिन इट विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी आ रहा है। तो सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहता था कि पहले तो 10 में लिखा हुआ था कि कैपेसिटी कि कैपेबल होना चाहिए, और 11 में कहा था कि माइनर अगर कैपेबल नहीं है तो माइनर हैज़ नो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए माइनर का कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। लेकिन लॉ ऑफ एस्टॉपल भी उसमें एप्लीकेबल नहीं था टू माइनर, सो इसीलिए माइनर कैन ऑलवेज टेक हिज प्लीड ऑफ हिज माइनॉरिटी। तो क्या ऐसे में ऐसा होने लगे तो हर जो माइनर है वो ऐसा कार खरीद कर निकल लेगा? नहीं। तो आगे भी पढ़िए सेक्शन 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और उसने कहा कि इफ द माइनर हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट अंडर एग्रीमेंट फ्रॉम द अदर पार्टी, कोर्ट मे रिक्वायर हिम टू रेस्टोर as far as may be such benefit to the other party to the extent to which he or his estate have been benefited। तो माइनर का स्टेट जितना भी उससे बेनिफिट उसको मिला है उसको रेस्टोर कराना है। सेक्शन 33 अभी अभी हमने सीखा ही था कि अगर दूसरे पार्टी को कोई बेनिफिट मिला है तो जिस पार्टी का नुकसान हुआ उसको रेस्टोर कराना है जितना उसके एक्सटेंट ऑफ स्टेट, तो उसके स्टेट को जितना बेनिफिट हुआ है। अब एक आता है डिक्लेरेटरी डिक्री। डिक्लेरेटरी डिक्री वर्ड अपने आप ही क्लियर करता है डिक्लेयर। हम कोर्ट के पास जाते हैं और सीख करते हैं एक डिक्लेरेशन इन फेवर ऑफ द प्लेंट, अप्लीकेंट के फेवर में एक डिक्री ऑब्टेन करना चाहते हैं। एक मैं तुमको इसके लिए एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। मैं एक क्रेडिटर है और ऑब्वियसली एक दूसरा डेटर होगा। क्रेडिटर कौन? जिसने पैसे दिए, और डेटर कौन? जिसने पैसे लिए। जब तक लेन देन की बात हुई थी ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही पैसे मिल गए डेटर को, उसके बाद से उसने क्रेडिटर को पहचानना इनकार कर दिया पहचानने से। अब जब कभी भी क्रेडिटर कॉल करता है वो कॉल ही कट कर देता है, स्विच ऑफ कर देता है, बात ही नहीं करता है उससे। फ़ोन पे जब दिखता है तभी वो अपना व्हाट्सएप ऑफ कर लेता है। तो क्रेडिटर क्या करे?
क्रेडिटर कोर्ट के पास जाता है और वो सीक करता है डिक्लेरेशन। जजमेंट क्रेडिटर, वर्ड आता है जजमेंट क्रेडिटर। क्रेडिटर अपने फेवर में एक जजमेंट चाहता है। क्रेडिटर चाहता है कि कोर्ट उसके इस पैसे को, इस क्लेम को जो वो डेटर के ऊपर कर रहा है उसको लीगल सैंक्टिटी दे दे। और इसीलिए वो कोर्ट से एक डिक्री चाहता है, एक डिक्लेरेशन चाहता है दैट प्लेंटिफ इज इंटाइटल्ड टू एनी लीगल कैरेक्टर और एनी लीगल राइट्स एनी प्रॉपर्टी अगेंस्ट द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट यहाँ पर डेटर, हु डिनाइज हिज टाइटल कैरेक्टर और राइट। मैं अभी तुमको यही बता रहा था कि वो मना करता है, कहता है, जब भी उससे पूछो कहता नहीं मैंने पैसे कब लिए तुमसे। तो क्रेडिटर को जब कोर्ट इस तरह का एक ऑर्डर पास करके देगा उस पर्सन के अगेंस्ट में, तो वो ऑर्डर होगा जजमेंट क्रेडिटर। अब वो लीगली उसका उस पैसे के ऊपर अपना ओनरशिप उस डेटर के अगेंस्ट में बता सकेगा। कोर्ट केस को जरूर याद रखोगे, सुप्रीम कोर्ट का केस है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस मांगीलाल शर्मा का केस। मैंने अब तुमको बता दिया है, समझ चुके हो, जजमेंट डेटर या जजमेंट क्रेडिटर, ये दोनों तरह का ऑर्डर सीक किया जाता है। जजमेंट डेटर हम डेटर के अगेंस्ट में, ये हमारा डेटर है, इस बात को अगर हम ऑर्डर के रूप में लें तो ये जजमेंट डेटर हो जाएगा। और अगर हम अपने क्लेम को एस्टेब्लिश करें तो वह जजमेंट क्रेडिटर हो जाएगा। क्या है इस तरह के डिक्लेरेटरी डिक्री को पाने का रिक्विजिट? क्या कोर्ट अपने मन से दे देगा? नहीं, कोर्ट जब इन कंडीशंस को फुलफिल प्लेंट में होगा तभी इस तरह का ऑर्डर पास करेगा। प्लेंटिफ, जो प्लेंट डालता है प्लेंटिफ कहलाता है, दूसरे पार्टी को डिफेंडेंट कहता है। प्लेंटिफ इज इंटाइटल्ड टू एनी प्रॉपर्टी, इस केस में मनी था। डिफेंडेंट डिनाइज द प्लेंटिफ टाइटल। Declaration asked for legal character or right of property. Plaintiff is not able to claim further relief other than declaration. इसमें सिर्फ डिक्लेरेशन मिलता है कि आपको ये डिक्लेयर कर दिया गया कि हाँ आप क्रेडिटर हैं इस पैसे के ऊपर, इसके अलावा और कोई बात नहीं। एंड कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट रिलीफ इज प्रॉपर, तो ऐसा होगा तो डिक्लेरेशन वो दे देगा, आप जजमेंट क्रेडिटर या डेटर उस पार्टी के अगेंस्ट में जजमेंट डेटर हो पाएंगे। इसका इफेक्ट समझना बहुत जरूरी है। कभी भी सेक्शन 34 को अकेले मत पढ़ना, 35 के साथ मिला के पढ़ना। इट इज बाइंडिंग अपॉन द बिटवीन द पार्टीज टू द सूट। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच में, वो पार्टी डेटर और क्रेडिटर है तो सिर्फ वही दो, ऐसा नहीं कि दुनिया का कोई भी आदमी आकर उसको कहेगा कि तुम डेटर है। ये पार्टीज के बीच में एक बाइंडिंग है। मतलब जब हमने एक वर्ड सीखा था पर्सनम एंड इन रेम, रेम एंड इन पर्सनम, तो जस्ट इन रेम में कहा था कि ये राइट अगेंस्ट वर्ल्ड, होल वर्ल्ड होता है, वो बात नहीं है। ये है इन पर्सनम, उस पर्सन के अगेंस्ट में आपको राइट मिला है। सो पर्सन क्लेमिंग थ्रू देम रिस्पेक्टिवली, ट्रस्टी वगैरह शामिल होगा, बेनिफिशियरी शामिल होगा, मतलब जो भी पार्टी उसमें है, पार्टीज टू दी सूट या उससे पार्टी रिलेटेड पार्टी जो उसके पास भी उसका क्लेम पहुंचेगा वहीं तक, उसके अलावा कोई और नहीं। तो डिक्लेरेशन इज जजमेंट इन पर्सनम नॉट इन रेम एंड इट डज नॉट बाइंड द स्ट्रेंजर्स। अंडरलाइन करना वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है इसी चीज के ऊपर, तो उस समय सेक्शन 35 को कोट करते हुए आपको आंसर करना। ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तुम इसको भी पढ़ोगे। अ हिंदू इन अ सूट टू विच बी हिज alleged wife and her mother are defendant seek a declaration that his marriage
was duly solemnized and an order for restitution of conjugal rights. ए क्लेम करता है कि बी उसकी वाइफ है। अब जब ये डिक्लेरेशन वो कोर्ट से सीक करता है तो ये जो पार्टीज है मिस्टर ए, मिस्टर बी और ए की मदर, इन लोगों के बीच में जो ये इफेक्ट है ऑर्डर का, ये सब कुछ बाइंडिंग है। सो डिक्लेरेशन इज बाइंडिंग बिटवीन द पार्टीज टू द सूट ओनली। तो अभी जो डिक्लेरेशन मिला है वो बाइंडिंग है कि मिस्टर ए मिसेस बी को अपना वाइफ बोलेगा और ये बात ये उसकी मदर भी, ए की मदर भी इस बात को मानेगी। लेकिन कुछ समय के बाद मिस्टर सी क्लेमिंग दैट बी इज हिज वाइफ, क्या सी इस तरह का क्लेम बी के ऊपर कर सकता है? तुम ये सोचोगे कि पहले तो डिक्लेरेशन मिल चुका है कोर्ट का, लेकिन तुमको ध्यान रहना चाहिए स्ट्रेंजर, मैंने वर्ड कहा था कि सच डिक्लेरेशन इज नॉट बाइंडिंग टू ऑन द स्ट्रेंजर। सी इज ए स्ट्रेंजर हियर, सी उसमें नहीं था उस सूट में, तो सी नाउ क्लेमिंग दैट बी इज हिज वाइफ, और ये सूट सस्टेनेबल है क्योंकि जो पुराना डिक्लेरेशन था उसके अंदर सी नहीं था पार्टी, और बिकॉज सी पार्टी नहीं था इसलिए वो बाइंडिंग नहीं था सी के ऊपर। इंजंक्शन, इंजंक्शन को कहते हैं स्टे ऑर्डर और प्रिवेंटिव रिलीफ, इंजंक्शन। सो इंजंक्शन क्या है? इंजंक्शन, प्रिवेंटिव रिलीफ। सो इंजंक्शन का मतलब है कि रिलीफ, आप देख रहे हैं कि रेगुलरली नुकसान हो रहा है तो नुकसान को आप रोकना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नुकसान और आगे ना बढ़े, तो उसके लिए आप कोर्ट के को सीख करते हैं कि आप मुझे इंजंक्शन ऑर्डर, स्टे ऑर्डर दीजिए। सो इंजंक्शन स्टे ऑर्डर है सो दैट कि आपका नुकसान और ना बढ़े। ये है प्रिवेंटिव रिलीफ, इज कॉल्ड प्रिवेंटिव रिलीफ। सो टाइप्स ऑफ इंजंक्शन, इंजंक्शन ऑर्डर टेम्पररी हो सकता है, परपेचुअल हो सकता है, मैंडेटरी। टेम्पररी है, इसका मतलब अभी फाइनल नहीं है, अभी किसी स्टेज पे आपको जो आपका नुकसान हो रहा था कोर्ट को आपने प्रे किया, कोर्ट ने आपको ग्रांट किया, ये किसी पर्टिकुलर स्टेज पे आपको दिया गया है, ये कंक्लूसिव नहीं है। कंक्लूड हो जाता तो परपेचुअल हो जाता। तो इट मे बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ द सूट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरलॉक्यूटरी और इंटरिम इंजंक्शन। टेम्पररी, परपेचुअल इंजंक्शन। अब अगर डिफेंडेंट को कुछ हमेशा के लिए नहीं करने का ऑर्डर दिया गया है, ये परपेचुअल इंजंक्शन है, ये फाइनल ऑर्डर में दिया गया। ये ट्रायल कंप्लीट होने के बाद, हियरिंग होने के बाद फाइनली इस तरह का ऑर्डर दिया गया है कि डिफेंडेंट ये काम अभी आगे से नहीं करेगा, ये परपेचुअल इंजंक्शन है। मैंडेटरी इंजंक्शन, कुछ काम करने के लिए इस तरह का भी ऑर्डर पास किया जा सकता है। समटाइम्स टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, किसी ऑब्लिगेशन को ब्रीच नहीं करे, इस तरह का भी। और इट मे बी कंपेल टू परफॉर्म सर्टेन एक्ट, या कुछ आप ये काम करना है, जरूरी है। एक एग्जाम्पल बताया गया, ए बिल्ड्स अ हाउस विद ईव्स प्रोजेक्टिंग ओवर बीज लैंड। एक घर बना रहा है, बहुत सुंदर घर बना रहा था, लेकिन अपने घर का जो छज्जा है उसने बी के लैंड पे, बी का लैंड है, इधर से बी का लैंड है, उसमें उसने अपना छज्जा आगे बढ़ा दिया। अब ए का हाउस तो ठीक लग रहा था, बट बी के लैंड में क्यों भाई? तो बी में सू फॉर इंजंक्शन टू पुल डाउन सो मच ऑफ द ईव्स। उसके लैंड में जितना ये उसका छज्जा आ रहा है उसको तोड़ने के लिए एक ऑर्डर सीक कर रहा है, एक मैंडेटरी इंजंक्शन सीक करना चाहता है। ठीक बात है, करना चाहिए। एक्स पार्टी इंजंक्शन, अगर एक ही पार्टी को सुनकर अगर ऑर्डर पास किया गया स्टे ऑर्डर, तो इसको एक्स पार्टी कहते हैं। कोर्ट तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बोथ को देता है, लेकिन अगर पार्टी एब्सेंट हो जाए हियरिंग पे
और कोर्ट को लगता है कि एक्स पार्टी ऑर्डर देना होगा, ये इसका ऐसा है नेचर कि ये बार बार कहने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो एक्स पार्टी इंजंक्शन ऑर्डर पास अगर किया गया तो इसको वन पार्टी के हियरिंग पे ही होगा, ग्रांटेड इन फेवर ऑफ वन पार्टी विदाउट हियरिंग ऑफ अनदर पार्टी। सच इंजंक्शंस आर कॉल्ड एक्स पार्टी इंजंक्शंस। इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट। देखो, अगर ऐसा कुछ है कि एक ही एग्रीमेंट के दो हिस्से हैं, कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्ट है, एक है अफर्मेटिव एग्रीमेंट, एक हिस्सा अफर्मेटिव का मतलब यस, मतलब टू डू समथिंग, कुछ करने का काम, और दूसरा हिस्सा है नेगेटिव एग्रीमेंट, कहने का मतलब नॉट टू डू समथिंग, कुछ नहीं करने का। अब अगर इस हिस्से को इससे हम लोग अलग कर सकते हैं, एक टर्म कंडीशन को पढ़ने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब है एफर्मेटिव को नेगेटिव से अलग कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट। अगर ऐसा कुछ है और एप्लीकेंट पे अभी भी स्टिल बाइंडिंग है, उस केस में कोर्ट इज अनेबल टू कंपेल ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अफर्मेटिव एग्रीमेंट, और कोर्ट जो है वो अफर्मेटिव एग्रीमेंट को कंपेल नहीं कर पा रहा है, तो कोर्ट फाइनली करेगा क्या? कोर्ट में ग्रांट इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट। एक केस लॉ है ल्यूमले वर्सेस वैगनर का केस, इसको पढ़ने के बाद आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा कि एक मिस वाई डब्ल्यू है, ये मिस डब्ल्यू एक सिंगर है और उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मिस्टर एल के थिएटर पे कुछ समय तक, ये उसे 3 मंथ्स परफॉर्म करेगी, वहीं पे गाना गाएगी और किसी दूसरे जगह नहीं गाएगी। लेकिन कुछ समय के बाद उसने उसके थिएटर पे गाना गाने से रिफ्यूज़ कर दिया। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर कोई पर्सनल परफॉर्मेंस का बात होता है तो कोर्ट उस केस में उसको स्पेसिफिक रिलीफ या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी सिंगर को कोर्ट गाने के लिए ऑर्डर नहीं दे सकता कि आप गाओगे ही। बट कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट ने यहाँ देखा कि एग्रीमेंट का दो हिस्सा है, एक है एफर्मेटिव, एफर्मेटिव का मतलब है कि वो गाना गाएगी एल के थिएटर पे, और दूसरा हिस्सा है नेगेटिव, किसी दूसरे के थिएटर में उस टाइम में नहीं गाना गाएगी। तो मिस डब्ल्यू ने जब गाना गाने से मना कर दिया, तो वैसे में अफर्मेटिव को तो कोर्ट नहीं ग्रांट करा सकता है। मिस डब्ल्यू को ये तो नहीं कह सकता है कि आपको एल के थिएटर पे गाना ही पड़ेगा, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो एक इंजंक्शन ऑर्डर दे सकता है और मिस डब्ल्यू को किसी दूसरे के थिएटर पे नहीं गाने का ऑर्डर पास कर सकता है, बट ग्रांट एन इंजंक्शन रेस्ट्रेनिंग हर फ्रॉम सिंगिंग एट एनी अदर थिएटर, thereby preventing breach of the negative part of the agreement, though the positive part of it being a contract for personal service could not be specifically enforced। यही बात मैंने आपको बताया कि बिकॉज वो पर्सनल सर्विस की बात है और उसको कोर्ट इन्फोर्स नहीं करा पा रहा है, और बिकॉज एग्रीमेंट के दोनों ही टर्म्स कंडीशंस अलग अलग सेपरेट हो सकते हैं, तो इसीलिए कोर्ट ने देखा कि अगर अफर्मेटिव एग्रीमेंट को हम लोग कंपेल नहीं करा पा रहे हैं तो मे ग्रांट इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट। इसके बाद फाइनली आपके पास एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंजंक्शन, आप पढ़ चुके हैं स्टे ऑर्डर, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये भी आप पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शुरू से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही पढ़ रहे हैं, तो इसको और सुंदर तरीके से लिखिए और आपके पास जितने भी एग्जाम के क्वेश्चंस आए हैं इन सबों को भी सॉल्व कीजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 18 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट।